भाग -81। उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। उषा जी गहरी चुप्पी ओढ़े बैठ गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, पर उनकी परेशानी समझ पाना सीमा जी के लिए मुश्किल नहीं था। जी ठीक है, राजेश जी ने पत्नी के कमरे में आते ही पूछा। सीमा जी वही सोच रही थी। उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं ठीक है या नहीं। आप हमारी बात सुनो, जल्दी कुछ करो, जिज्जी का इलाज कराना होगा वक्त पर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आगे की बातें सोचती हुई वो बहुत परेशान हो गई। प्रणति उस कमरे से बाहर नहीं निकली। वो बस पूरे दिन यही सोच रही थी, अब तक जो हो रहा था सब एक धोखा था, एक जाल था जिसमें उसे फंसाया जा रहा था। प्रणति आप नीचे नहीं आई खाने के लिए? थाली लिए उर्वी अंदर आती बोली। उसने जरा सी नमी जो उसकी आंखों में थी उससे पोंछा, दी हमें भूख नहीं है। बेटा कल से भूखी हो तुम। थाली लेकर वो उसके पास आ गई। थाली बेड पर रखकर उर्वी ने प्यार से उसे खिलाने के लिए निवाला बढ़ाया। दी हम नहीं। थोड़ा सा। उर्वी की जिद के चलते उसने मुंह खोला। वो फीकी पड़ी मुस्कान और आंखों की नमी उर्वी के लिए नया नहीं था। समझ आ रहा था वो परेशान थी। उसने उसे खिलाते हुए ही कहा, जब हमारी शादी गौरव की जगह आपके आर्यमन भाई से हुई तब लगा सबने इज्जत के नाम पर गलत किया। वो इंसान जिसको हम जानते तक नहीं उनके साथ कैसे रहेंगे। और वो तो वैसे भी इतना कम बोलने वाले। कई बार हम सोचते हैं हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पर ईश्वर वो ही करता है जो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। प्रणति ने उसे देखा। दूसरा निवाला आगे करके उर्वी ने फिर से कहा, आप ही बताइए गौरव या आर्यमन कौन हमारे लिए सही लगता आपको? जाहिर सी बात है हम आर्यमन भाई का ही नाम लेंगे। सच्चाई से उसने जवाब दिया, जो सुनकर उर्वी मुस्कुराए, हमें भी वही लगता है। बेटा आप अभी जिससे परेशान हो रही है हो सकता है वो आपके लिए बेहतर हो। अगर एक अच्छा हमसफर मिल जाए जो हमारी इज्जत करे, हमें चाहे, तब उससे ज्यादा अहम कुछ नहीं रह जाता। प्रणति फीका सा मुस्कुरा दी। वो अपने भाई के बारे में जो सोचती थी उसकी सोच उससे एकदम अलग थी, पर इस समय उसने उसे कुछ नहीं कहा। और एक बात, परेशान नहीं होने की जरूरत हम है ना, आप हमें कहेंगी। दी कहती थी ना तो अपनी दी से शेयर करिए। उसके प्यार को देखकर उसकी आंखें हल्की सी नम हुई, पर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है दी। उर्वी ने उसका मुंह साफ कर उसके सर को चूमा। बहुत कीमती हो गई है आप हमारे लिए। शायद वो अवयुक्त की वजह से ये कह रही थी, पर जो भी था ये प्यार और अपनापन उसे कुछ राहत दे रहा था। देर रात 1 बजे अवयुक्त के सामने बैठे डॉक्टर ने अपनी आंखें मसली, फिर उसे देखते ही बोले, अवयुक्त इतनी रात को तुम? डॉक्टर मुझे बहुत अर्जेंट हेल्प चाहिए। एक बहुत अर्जेंट केस है, पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उनकी हिस्ट्री देखिए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। उसकी गंभीरता से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर ने अजीब तरह से देखा। राठौर विला में सब ठीक है? हम पेशेंट कोई और है। मैं आपको डॉक्टर सतीश की इन्फॉर्मेशन देता हूं, ये केस वो देख रहे थे। जल्द से जल्द काम करिए। अंदाज संजीदगी से भरा था। डॉक्टर ने हामी भरी तो टेबल पर कुछ नोट रखकर उसने कहा, जल्दी मतलब जितनी जल्दी हो सके। 2 दिन का वक्त तो लग जाएगा। श्यो। अवयुक्त उठकर निकला। उसे जाते देखकर डॉक्टर के माथे पर शिकन आ गए। ऐसा कौन पेशेंट है जो अवयुक्त इतना परेशान हो गया? एक तो ये लड़का अजीब है। वो सड़कों पर अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में दौड़ा रहा था। प्रणति के मामा, मामी, भाई, बहन सब उस दिन जिस तरह से शादी के मंडप से गए उसके रिश्ते खत्म कर चुका था वो। उसने घर की बात के लिए पैसे लिए क्योंकि इस बात पर उसने मजबूर तो किया था उसे। गहरी सांस लेकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। ओह गॉड, ये सब कुछ ऐसे करना नहीं चाहिए था। खुद में ही बोला। माथे पर शिकन, चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उर्वी ने फोन देखकर नंबर डायल किया। लेने आएंगे नहीं? धीमी आवाज रही। आर्यमन जो रेडी हो रहा था उसने जवाब दिया, अभी हमें कुछ काम है, प्रणति के घर जाना है तो बिजी हैं। हमें भी बात करनी है, लेकर चलेंगे हमने कहा था, पर आपको याद नहीं रहा। उर्वी ने याद दिलाया। ठीक है आते हैं। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा, तभी उसने कहा, आपकी बहन के साथ नहीं होगा वैसा गलत जो आपके साथ हुआ। आर्यमन ठिठक गया। उसकी बातों को वो इस तरफ सोच रही थी। हम रखते हैं। उसने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और लंबी सांस खींची। उर्वी ने भी फोन रखा। वो बेड पर आकर बैठी। आर्यमन का गुस्सा उस पर निकला था, पर उसने इस घर में किसी से इस तरह से कभी बात नहीं की। शादी की जबरदस्ती की बात, घर की इज्जत, ये सब कुछ जो उसने कहा वो उसे इसी तरह से जोड़ पा रही थी। अवयुक्त पसंद करते हैं प्रणति को। उनके घर वालों को समझाकर सब ठीक करना होगा, तभी उनका रिश्ता सामान्य हो पाएगा। खुद में ही सोचकर उसने कहा। उषा जी को नाश्ता कराकर सीमा जी बाहर आए। पति को बच्चों को आवाज दे रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। उन्होंने आकर दरवाजा खोला। सामने आर्यमन था, उसके साथ उर्वी भी। उनको देखते ही शादी का मंडप और वो सब कुछ याद आने लगा जो अभी हुआ था।
नमस्ते, उर्वी ने धीमी आवाज में कहा तो वो कुछ नहीं बोली और आर्यमन अंदर आया। उर्वी उसके साथ ही थी। उसने चारों ओर देखा, फिर सीमा जी को। माफी चाहेंगे, हम बिना बताए आए, वो अवयुक्त हमारे भाई, हमारे आर्यमन की पत्नी है, इस हैसियत से हमने आपको अंदर बुलाया। वो सब कहकर हमारे जख्म गहरे मत करिए बेटा। बहुत सम्मान के साथ ही वो बोली, जो सुनकर उर्वी चुप सी हो गई। भाग 82। नमस्ते, उर्वी ने धीमी आवाज में कहा तो वो कुछ नहीं बोली और आर्यमन अंदर आया। उर्वी उसके साथ ही थी। उसने चारों ओर देखा, फिर सीमा जी को। माफी चाहेंगे, हम बिना बताए आए, वो अवयुक्त हमारे भाई, हमारे आर्यमन की पत्नी है, इस हैसियत से हमने आपको अंदर बुलाया। वो सब कहकर हमारे जख्म गहरे मत करिए बेटा। बहुत सम्मान के साथ ही वो बोली, जो सुनकर उर्वी चुप सी हो गई। आर्यमन ने एक नजर उसे देखकर पलके झपकाए। सीमा जी ने उनको बैठने कहा। राजेश जी और बाकी सब भी इकट्ठा हो गए। मामी जी, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। प्रणति को हमने भी मंडप में शादी के बाद ही देखा, यकीन मानिए आपकी ही तरह सवाल ही था हमारे मन में भी। आर्यमन अपने नर्म रवैये में ही पेश आया। उसकी बात सुनकर राजेश जी ने कहा, बेटा हम समझते हैं आपकी बात, पर इतना आसान कहाँ है। ऐसे शादी कर ली गई, आप नहीं जानते थे, पर हम मान ही नहीं सकते हैं हमारी प्रणति जबरदस्ती बैठी होंगी। हमारी बच्ची को ये परवरिश नहीं दी है हमने। आप लोगों को फर्क ना पड़े, पर हमने सिर्फ इज्जत कमाई है, जिसे गंवाने का मौका नहीं छोड़ा आपके साले ने। आर्यमन जैसे कुछ कह नहीं पाया। उर्वी आहिस्ता से बोली, हम माफी मांगते हैं इस बात के लिए। अवी ने जो किया वो गलत था, पर यकीन करिए प्रणति को खुश रखेंगे, वो खुश रखेंगे। जिसे इस बात की परवाह नहीं, जबरदस्ती शादी कर वो लोगों की नजर में गिर रहे हैं, वो हमारी बच्ची को खुश रखेगा। शादी ब्याह आप जैसे लोगों के लिए मजाक होगा। ना घर परिवार वाले एक दूसरे को जानते हैं, ना ही मर्जी शामिल हुई, ना ही कोई रस्म और शादी पूरी। कैसी शादी है ये। सीमा जी को गुस्सा आ गई। बात गलत नहीं थी उनकी, इसलिए सब चुप से हो गए। मामी जी, हम आपकी बात समझते हैं, हम भी खिलाफ थे, पर प्रणति ने नहीं कहा कुछ। रिश्ता जुड़ गया है, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। आंटी को बुलाइए, हम बात करते हैं। आर्यमन अपने ही अंदाज में बोला। उषा जी का जिक्र आते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं आर्यमन, जिज्जी से बात करने की जरूरत नहीं बेटा, वो वैसे भी मुश्किल हालातों से गुजर रही है। बेटी को परवाह नहीं रही, माँ का इलाज चल रहा है, कम से कम आप लोग बात समझिए। क्या हुआ आंटी को, उसने पूछा। और फिर आर्यमन और उर्दी के सामने पूरी बात आए। वो हैरान हुए। कहने के लिए कुछ जैसे रहा नहीं, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उषा जी से बात करने से सीमा जी ने मना किया, पर वो दोनों उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। सीमा जी ने संभाले रखा खुद को। आंटी जी, हम नहीं जानते आपके जितना तजुर्बा भी नहीं है इतना पे, हम जानते हैं शादी मजाक नहीं होती। हम जानते हैं इज्जत मजाक नहीं, जिस तरह से सब हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। प्रणति के आंसू नहीं सूख रहे, आप सबके लिए परेशान हैं। गलती आपको हमारे भाई की लग रही है तो उनको क्यों सजा दे रही है। माँ की इस हालत में वो कैसे रहेंगी। प्लीज प्लीज, आप माँ हैं, आप समझेंगी। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। अपनी माँ के मरते समय वो नहीं थी उनके पास, और आज जब से प्रणति की माँ का सुना उसका मन घबरा रहा था। वो नहीं चाहती थी वो उसने झेला, वो प्रणति को भी झेलना पड़े। आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ा। सीमा जी कुछ शांत सी हुई। उर्वी ने धीरे से कहा, प्लीज। और वो जो हिम्मत करके आज वहां तक आई थी, उसके कदमों ने जवाब दे दिया। अपने ऊपर आसपास के लोगों की नजर, सवाल, तंज, सब कुछ समझ आ रहा था, पर अभी सामने आर्यमन और उर्दी को अपने लिए इस तरह खड़ा देखकर आंखें भर आईं। उसे लग रहा था उसने सब खो दिया था, पर अब भी उसके पास शायद कुछ बचा रह गया था। सीमा जी ने उसे देखकर नजरें फेरी, वो कदम बढ़ा ही नहीं पा रही थी। शर्मिंदगी उस पर हावी हो रही थी। प्रणु, जीवा की नजर अचानक ही उस पर पड़ी तो भागकर उसके गले लग गई। उसकी आंखों में नमी आने लगी, पर संभाल रही थी खुद को। उसकी नजरों ने अपनी मां को तलाशा, लेकिन नजर नहीं आई। उर्वी का मन एकदम भारी हो गया। सीमा जी आगे आए और दरवाजे पर आकर दबी आवाज में कहा, मां की इज्जत की पड़ी नहीं थी, तुमको कम से कम जी लेने दो जितने दिन है। उसकी आंखों से आंसू की धारा निकली। मामी हमें बस मां को देखना था। हिम्मत है तुम में, सीमा जी ने कहा, जिस पर रोती हुई प्रणति ने नजरें झुका ली। थू थू कराकर चैन नहीं जो अब यहां तक आ गई। कम से कम जिज्जी की परेशानी समझती, उनकी तबीयत ठीक नहीं कर तुमको क्या इतनी मतलबी हो तुम। पैसा कब से इतना प्यारा हो गया तुमको। सीमा जी की बातें उसे चुभ रही थी, पर वो जानती थी उसकी मामी ये सब क्यों कह रही थी। मम्मी क्या बोल रही हो। प्रणु उनको बिल्कुल नहीं पसंद, जीवा ने कहना चाहा, पर सीमा जी ने आंख दिखाकर दांत पीसते हुए उसे देखा। वो चुप हो गई। दी चले, उसने धीमी आवाज में कहा।
उर्वी का मन एकदम भारी हो गया, उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। आर्यमन अपनी सोच में गुम उन दोनों के साथ आया। मोहल्ले में होती भीड़ की बातें वो समझ रही थी। आर्यमन के साथ गाड़ी में बैठते ही उसने चेहरा नीचे कर लिया। उर्वी की आंखें भरी हुई थी। ये सब कुछ बहुत करीब से महसूस हो रहा था और आपने किसी को बताना तक जरूरी नहीं समझा। आर्यमन संजीदगी से बोला तो उसने जवाब दिया, कुछ ऐसा बताने लायक नहीं था भाई। और वैसे भी माँ के लिए सब है। वो सब उनका ख्याल रखेंगे, हमें देखकर और परेशान होंगी। आज रहा नहीं गया इसलिए आ गए, पर हमें नहीं आना चाहिए था। एक अजीब सी खामोशी छा गई। आर्यमन समझ नहीं पा रहा था ये सब हो क्या रहा था। अचानक से शादी, उसके बाद अब प्रणति की माँ के बारे में जो पता चला था, वो सारी चीजों को जोड़कर देख रहा था। क्या अवयुक्त में उसे किसी बात की धमकी दी? क्यों वो मंडप में आकर बैठी? प्रणति बाहर देखने लगी। आज बहुत हिम्मत करके उसने यहाँ तक आने की हिम्मत जुटाई थी, जो एक बार फिर टूट गई। फिर से एहसास हुआ उसकी जिंदगी में जो सबसे कीमती था वो खो दिया। अपने अपनों का ख्याल, सब कुछ खो दिया उसने। ये सोचते पलकें भीग गई। आर्यमन उसे देख रहा था। वो टूटी बिखरी लड़की बेशक अपने आंसुओं को संभाले थी, पर समझ आ रहा था वो बहुत परेशान थी। गाड़ी राठौड़ विला में रुकी। आर्यमन के साथ ही वो भी निकले। उर्वी ने उसकी ओर देखा, हम अभी रुकेंगे। हम रुकना चाहिए आपको, उसने जवाब दिया। फिर प्रणति के पास आकर एकदम नरमी से बोला, आपने ना समझा हो, पर हमने आपको अपनी बहन ही समझा है। बहुत छोटी है आप और एक बड़े भाई की तरह हमें परवाह है अपनी इस बहन की, जो कुछ कहना नहीं चाहती। वो भावुक हुई। नहीं भैया, आप परेशान नहीं होइए, हम ठीक है। जिस रास्ते का चुनाव हमारा था उस पर आई परेशानी उठाना भी हमारी मर्जी है। प्रणति, आराम दीजिए खुद को, और याद रखिएगा मामा जी, मामी जी नाराज है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं आप अकेली है। हम हैं ना, आपका घर भी है, जब चाहे आ सकती है। आप कहने की जरूरत नहीं थी, पर बिना कहे आप मानती नहीं, वरना आप बताती जरूर। लेकिन फिर भी आपका भाई है, आप अकेली नहीं है। उसने बहुत नरमी से कहा, जैसे उसका सगा भाई भी शायद इस समय नहीं कहता। उसका गला भारी हो गया और वो उसके सीने से लग गई। उर्वी की पलकें भी भींगी। नजर अपने पति पर थी। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, इसमें कोई दो राय ना थी, पर जाने क्यों दुनिया जहान को समझने वाला ये शख्स सिर्फ उसे क्यों नहीं समझ पाता है। अपनी गाड़ी से निकलते अवयुक्त की नजर इस दृश्य पर थी। प्रणति की आंखों में आंसू देखकर उसने एक बेचैनी की सांस ली। ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था, यह एहसास उसे घुटन महसूस करा रहा था। भाग 83। आर्यमन का इतना सब कहना उसके अंदर हिम्मत सी भर गया। वो अब उससे दूर हुई अवयुक्त पर नजर पड़ते ही उसने कहा, भैया हम जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा। उर्वी ने भाई को देखा जो उसके जाते ही वहां आया। आर्यमन ने तेज नजरों से उसे सर्द नजरों से देखा तो वहीं वो कुछ सोचता हुआ वहां से अंदर चला गया। आर्यमन जाने लगा, फिर ठहर कर कहा, जब भी आना होगा आ जाइएगा, हमें थोड़ा काम है, आ नहीं पाएंगे अब। उसकी मुस्कान सिमटी, ठीक है। सबके लिए वो जो था वो उसके साथ क्यों नहीं, इस बात को सोचकर आंखों में हल्की सी नमी आने लगी, पर संभालकर उसने कहा, मासी जी कब तक है? अभी यही है और रहेंगी, आर्यमन ने जवाब दिया, गाड़ी की चाबी जेब में रखकर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उर्वी ने धीरे से कहा, हम कौन लगते हैं आपके? हमसे इतनी बेरुखी क्यों? आर्यमन का हाथ रुका। नजर उठाकर उसने उसकी तरफ देखा, ख्याल रखिए अपना। उसने इतना कहकर कार का डोर ओपन किया और बैठकर अब कुछ ही पलों बाद वहां से निकल गया। उर्वी उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पता नहीं हम इतने अलग की क्यों है। कुछ भी नहीं मिलता, जब मिलता है वो भी संभाल नहीं पाते। एक दीवार से लगकर खड़ी अदिति ने ये सब देखा। उसकी आंखों ने जो देखा और कानों ने जो सुना, उसके बाद वो कुछ अजीब अंदाज में उसे देख रही थी। उर्वी की आंखों में आए आंसू देखकर वो सोच में पड़ गई। वो वहां से चली गई। अदिति के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये हुआ एक बड़ा खुलासा। अब इसे किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है ये मैं सोच लूंगी, वो खुद में ही बोली। उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कान तैर आए। प्रणति के पीछे ही वो कमरे में आया। कहाँ गई थी तुम? उसने अंदर आते ही सवाल किया। उसका ये सवाल सुनकर प्रणति की भौहें उचकी, गुस्सा सा आया। आपको बताना हम जरूरी नहीं समझते, उसने भी अकड़कर जवाब दिया, जिस पर अवयुक्त ने कहा, जरूरी है तभी पूछा। आपके लिए होगा, हमें नहीं लगता। उसके अंदाज में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही था। अवयुक्त ने नजर भर उसे देखा। गुस्से से भरी प्रणति को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। अपना जैकेट निकालकर सोफे पर रखते हुए उसने शर्ट के ऊपरी बटन खोले और फिर कफ के बटन खोलकर बाजू समेटकर ऊपर करने लगा। थकान सी आई थी उसके चेहरे पर, लेकिन उसके बाद भी वो जाने किस सोच में गुम था। अशोक, मेरी कॉफी लेकर आओ, कमरे से ही वो तेज आवाज में चीखते हुए बोला तो प्रणति की नजर उस पर गई। तहजीब नाम की चीज तो है ही नहीं।
उसे बाथरूम की तरफ जाते देखकर उसने खुद में ही कहा। अब भी अपनी माँ का ख्याल आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं देख सकती थी उनको, क्या कहेगी उनको, कैसे सामना करेगी। उसकी मामी ने जो कहा वो गलत तो नहीं था, सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। अनायास ही जॉब का ख्याल आया। छाया के यहाँ काम करना सही नहीं होगा। वो सब कुछ धोखा था जिसे वो अपनी मेहनत समझ नहीं थी, पर इस समय उसके पास कुछ और नहीं था। पैसों के लिए उसने खुद का ईमान, खुद को तक बेच, फिर अब क्या। छाया की कही बात याद आने लगी। अभी अभी कुछ करना होगा। वो बेहद परेशान हो उठी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि और सब कुछ उलझ गया था। अभियुक्त बाहर आया, तौलिए से मुंह पोंछकर उसे बालकनी में डाला। इतने में नौकर कॉफी लेकर आया। उसने सोफे के पास टेबल पर कप रखा। साहब, छोटी मैडम पूछ रही है नाश्ता लाए? नहीं, अभियुक्त ने जवाब दिया तो अशोक ट्रे लिए वहां से चला गया। वो कप मुंह से लगाकर किसी सोच में गुम रहा। जब से प्रणति की मां का पता चला तब से उर्वी और परेशान हो रही थी, ऊपर से आर्यमन का रवैया। वो ठीक तो था सबके साथ, सबको समझता था, तो उसने क्या बिगाड़ दिया। ना चाहते हुए भी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। कमरे में दस्तक हुई तो उसने खुद को संभाला। कावेरी जी बिना कहे अंदर आए। कटे हुए फलों की प्लेट रखकर उन्होंने कहा, दामाद जी आए थे, आप गई नहीं बेटा? उर्वी ने कुछ नहीं कहा, ज्यादातर वो कोशिश करती थी उनको अवॉइड करने की। कावेरी जी ने आहिस्ता से कहा, उर्वी, अभियुक्त की जिंदगी में जो हो रहा है वो अब बदला नहीं जा सकता। वो यही चाहते थे, पर आपको ये ख्याल करना चाहिए अभियुक्त से भी अलग एक जिंदगी है आपकी। आर्यमन बहुत समझदार इंसान है, समझते हैं आपको, पर जरा जिम्मेदारी आपकी भी बनती है बेटा। हम कोई नहीं होते आपको यहाँ ना रहने की। बात कहने वाले पर आपके पति की जिम्मेदारी भी आपकी है। पहला बच्चा मायके में ही होगा, माँ जी ने कहा है, फिर आप यहाँ रहेगी तो। हम उम्मीद करते हैं आप समझ रही है हमारी बात। फिर आपकी शादी की सालगिरह भी है 2 दिन में। कावेरी जी की बात सुनकर एकदम ही उसे ये याद आया जो दिमाग से इन सबके बीच निकल ही गया था। वो चली गई पर उर्वी सोच में पड़ गई। उनको कमी खलेगी नहीं, नहीं रहेंगे तो कम से कम चैन से रहेंगे। उसने खुद में ही कहा। अभियुक्त अब भी कमरे में था। शादी के बाद से आज वो इतने घंटे तक यहाँ था। प्रणति बेहद ही खामोशी से बालकनी में खड़ी थी। धूप की किरणें चेहरे को छू रही थी, पर वो इस वक्त सबसे बेअसर रही। सर, मैडम नीचे लंच के लिए बुला रहे हैं। नौकर कुछ देर में आकर बोला और बोलते ही वो चला गया। अभियुक्त ने लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुकी। प्रणति की ओर देखा जो अब भी उसी तरह से खड़ी थी। चलो, आखिर वो खुद ही बोला तो उसने जवाब दिया, हमें भूख नहीं है। उसने बिल्कुल भी अब कुछ नहीं कहा। अभियुक्त नीचे चला गया। खाना कमरे में भिजवा दो, उसने नौकर से कहा और कुर्सी खींचकर बैठा। खाने के लिए इस वक्त सब बैठे थे। अशोक कुछ ही देर में वैसे ही खाली ले आया। खाना वैसे का वैसा ही था, जो देखकर उर्वी ने कहा, रहने दीजिए, हम देख लेंगे, उनका मन नहीं होगा। वो समझती थी इस समय उसका मन कितना परेशान होगा। अभियुक्त एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही चुनिंदा लोगों के बीच बात करता। प्रणति के साथ फिर जिस तरह की इक्वेशन थी, उसके बाद उसे कुछ कहना वैसे ही मुश्किल, पर इस समय उसके दिमाग में उसी का ख्याल था। आर्यमन अपना फोन देख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। बात करना भी मुश्किल है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, पर हमें बताना तक जरूरी नहीं था। अभी डॉक्टर ने उसे कॉल करके उर्वी के बारे में पूछा था। सर, क्लाइंट आ गए हैं, उसके मैनेजर ने आकर कहा, तो उसने फोन वापस रखा और अब अपने काम में लग गया। वैसे भी उसे शायद ही वक्त होगा। उषा जी की चुप्पी समझ नहीं आ रही थी। राजेश जी ने बहन को समझाया, इतना मत सोचो जीजी, सब ठीक है। कहो हम बुलाए, प्रणति को बात करोगी? जीजी अपना आर्यमन है ना, उसके परिवार है, उसके ससुराल वाले लड़के की बहन आई थी, आप सो रही थी इसलिए बात नहीं कराए, अच्छे लोग हैं, खुश रहेगी। वो दोनों ही उनको समझा रहे थे, हालांकि खुद का मन परेशान था। उषा जी फीका सा मुस्कुरा दी, चिंता मत करो भौजाई, जब करनी ऐसी ही हो तब भरना भी पड़ेगा। राजेश जी बहन की बात सुनकर मायूस हो गए। उषा जी की आंखों की मायूसी देखकर सीमा जी बोली, आप भी ना। खुदे कहती थी अगर अच्छा पति मिल जाए तो उससे जरूरी कुछ नहीं होता, वो लड़का पसंद करता है उससे। उषा जी ये सुनकर उनकी ओर देखने लगी, फिर कहा, तो आपने बुलाया क्यों नहीं? सीमा जी एक पल को हड़बड़ाकर रह गई, फिर बात संभाली, ओह का है दामाद है ना, ऊपर से बड़े लोगों की बड़ी बात ऐसे ही ना बुला सकते। राजेश जी खुद पत्नी की बात सुनकर जरा हैरान नजर से उनको देख रहे थे, पर जैसे वो उनकी बहन को संभाल रही थी, कुछ कहते नहीं बनी। उषा जी अपनी भाभी की आंखों में सच ढूंढने की कोशिश कर रही थी। भाग 84। आर्यमन देर से ही घर आया। काफी शांति थी, जिसका वो आदी था। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर आते ही उसने नजर इधर उधर दौड़ाई, कुछ अलग सा एहसास हुआ, पर आसपास वो नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली।
ब्लेजर निकालकर शर्ट के बटन ढीले करते हुए बाथरूम में जा घुसा। आर्यमन जब बाहर आया वो सामने थी। हल्की नारंगी सादी साड़ी जो अक्सर वो रात को पहना करती, चेहरे पर एकदम शांति थी। आर्यमन चौंका, यहाँ कैसे? उर्वी ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, नहीं आना था क्या? आपकी मर्जी। वो अब दूसरी तरफ घुमा, तौलिया जगह पर रखते हुए पूछा, प्रणति ठीक थी? जी। खाना खाएंगे? नहीं, आर्यमन ने जवाब दिया। कमरे में दो लोगों की मौजूदगी के बाद भी सन्नाटा था। वो आज बहुत दिनों बाद यहाँ आए, पर उसके बाद भी आर्यमन का रवैया कुछ खास नहीं था। उर्वी ने दरवाजा बंद किया, वो भी अपनी जगह पर आकर बैठा। बहुत कुछ था इस समय दिमाग में, पर उसने कुछ नहीं कहा। उर्वी जरूर रुक रुक कर उसे देखती। डॉक्टर के पास गई नहीं आप? शाम को गए थे। सॉरी, वो उन्होंने फिक्रमंद होकर आपको कहा, स्मिता हमारी दोस्ती है इसलिए वो शायद ज्यादा सोचने लगती है। अब नहीं होगा, उर्वी ने जवाब पर आर्यमन ने नजर उठाकर उसे देखा। हम। आर्यमन की चुप्पी उसे कुछ बोलने नहीं दे रही थी। कुछ पल तक देखते रहने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, प्रणति के लिए आपकी फिक्र देखकर अच्छा लगा, शायद खुद से जोड़कर देख रहे हैं आप। हम कोशिश कर रहे हैं और यकीन मानिए अभी उनको खुश रखेंगे। उर्वी ने उसकी बातों का जो मतलब निकाला वो सुनकर आर्यमन को बहुत खास हैरानी नहीं हुई। जानता था उसके मन में यही आएगा। एक शादीशुदा औरत होने के नाते हमसे बेहतर समझेंगी किसी ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है जिसको अपने साथ सोचा ना हो। उसने गंभीरता से कहा तो उर्वी ने उसकी ओर देखा। वो एक पल के लिए चुप हुआ, फिर कहा, इज्जत के लिए हमारे साथ आपकी शादी हुई, हमसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है। एक बेहतरीन हमसफर मिलना डिजर्व करती थी आप। उर्वी ने उसकी ओर देखा जो अब चुप हो गया। फोन एक तरफ रखकर उसने तकिया ठीक किया, तभी उसकी आवाज आए, हम या आप? जैसा आपको लगे। उर्वी को बुरा लगा, इतने दिनों बाद वो उसके सामने थी पर उसने एक बार भी पूछा तक नहीं, उसे गले तक नहीं लगाया। फिर किस लिए आए वो? रुकने वाली थी तो रुकी क्यों नहीं? आर्यमन ने पूछा, जिस पर उसने आहिस्ता से जवाब दिया, वो सबको लगा हमें जाना चाहिए, आप यहाँ हैं। सबको लगा? आर्यमन हल्का सा मुस्कुरा दिया, हम सबको लगा वही हमें लगा, आप अचानक कैसे आ गई? हम आना चाहते थे, आप लाए नहीं, फिर ये सब। हम सो जाइए, अब बहुत देर हो गई। आर्यमन, उसने लेटते देखकर उसने हाथ पकड़ा। उसने ठहरकर उसे देखा तो वो आहिस्ता से बोली, एक बार गले लगा ले आपको। आर्यमन ठहर सा गया। वो देखती रही। उसने अपनी बाहें खोल दी तो उसकी आगोश में आ समाई। आर्यमन ने गहरा सांस खींचकर खुद को सामान्य किया, हल्के से, बस उसका एक हाथ उसकी पीठ पर टिका था जो महसूस कर उर्वी की आंखें खुली। वो सुकून, वो गर्माहट जिसकी तलाश में वो खुद उसके पास आए, उसका एहसास नहीं हुआ। थैंक यू, वो आहिस्ता से इतना कहकर उससे दूर हुई। आर्यमन ने हाथ पीछे किया। वो सूनी आंखों से उसे देखकर बोली, नहीं करते हमसे शादी? एक लड़की जिसका अतीत होता है, जिसके साथ रेप होता है, उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए। आप क्यों इतने मजबूर हो गए? क्यों? बहुत कारण थे आपके पास, छोड़ देते हमें। क्यों किया? क्यों मन में इतना सब रखकर निभाते रहे? आप अब भी हमारे साथ है क्योंकि हमारे अंदर आपकी औलाद सांस ले रही है। सब कुछ नजर आता है हमें, आपकी जो शिकायत थी, सब कुछ हमारी गलती है, बहुत गलती है, समझते हैं, पर जब पूरी दुनिया के लिए ऐसे है तो हमारे लिए क्यों नहीं? हम इतने बुरे लगते हैं आपको तो क्यों कर रहे हो? सब क्या सोचते हैं फर्क ना पड़े, पर जब अपने पति की नजरों में एक गिरी हुई औरत की छवि बन गई तो क्या कहें? कौन सी सफाई दे? उसका मन भारी सा हो गया। आर्यमन ठिठक सा गया। वो बात जो उस दिन अधूरी रही उसका जिक्र था ये। उर्वी की आंखों में तकलीफ नजर आई तो फासला कम कर वो उसके करीब होकर बोला, कोई सफाई की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जरूरत है आर्यमन। जो छींटे हमारे किरदार पर लगे हैं उसको साफ करने की जरूरत है, पर हमें नहीं समझ आ रहा है हम आपको क्या कहेंगे। अगर आपने एक बार तभी सवाल किया होता तब शायद जवाब देना आसान होता। हमारा किरदार वैसे भी जो था, उसके बाद आपके मन में ये धारणा गलत नहीं, पर आपके मन में ये था। हम नासमझ नहीं है, गौरव का घर पर होना, हमारे गीले बाल कपड़े, जो कहना चाहते थे समझ आया हमें। वो इल्जाम था। हमने आपको बेरुखी दिखाए, आपके करीब नहीं आए, पर हम उसके करीब गए, यही लगा आपको, है ना? आंसुओं के साथ वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे देखकर उसने कहा, वो रात हम नहीं भूल सकते, जब हमारे जिस्म पर वो हाथ हैवानियत करने लगा, तब गलती का एहसास हुआ। वो प्यार नहीं था, वो जो हुआ वो डर नहीं निकला। सब अनजान थे, किसी का रिश्ता वो नहीं था हमारे, था जो आपके साथ था। आपका हक था हमारे शरीर पर जो एक पति को मिलता है, इसलिए हम नहीं दे रहे थे कोई उम्मीद। हमारा हाथ पकड़ना या हमारे करीब आना हमें याद दिला रहा था। आपको झटकना पता नहीं क्या था, गुस्सा, झिझक, या आपको खुद से दूर रखने की कोशिश।
आपके ऊपर जबरन थोपा गया, हमें नहीं चाहते थे ये रिश्ता आगे बढ़े। हम वहां पर गलत थे, बहुत गलत पर नहीं थे कंफर्टेबल हम। आप बात करने की कोशिश करते रहे, हमने नहीं मौका दिया क्योंकि डर लगता था जब आप हम पर अपना हक जताएंगे। आर्यमन की नज़र दूसरी तरफ हुई, उसने पानी का ग्लास उठाकर उसे दिया। नहीं, अभी सुनेंगे आप। आपको पहले सुनना होगा। उसकी बाह को पकड़कर उसने कहा, और इस तरह से उसका रोकना आर्यमन को शांत करने लगा। सिर्फ हम क्यों उर्वी? क्यों? कब लगा सिर्फ आपसे हक चाहते हैं? कब कोशिश नहीं की हमने? इतना वक्त सिर्फ हमारे लिए। मियाँ बीवी का रिश्ता है हमारे बीच, और आज भी हम आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि आपको ख्याल आए हमारी। क्यों? हमारा हाथ तक लगाना नहीं बर्दाश्त था आपको, फिर वो हाथ जो गंदगी से भरे थे वो कैसे बर्दाश्त हुआ? क्यों हमारी गैरमौजूदगी में हमारी बीवी उस इंसान के साथ थी? सफाई नहीं मांगी पर एक बार बता सकती थी आप। एक बार जिक्र नहीं किया आपने। क्यों? और कौन सा डर था वो सिर्फ बेरुखी थी। आज आपको हमने जज्बातों का एहसास नहीं हुआ तो दूर हट गई आप पर। कब इतना हक दिया आपने कि हम आपको अपनी बाहों में भर सके? आखिर उसके लिबों पर भी सारी बातें आई। उर्वी ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। गुस्सा था, बेरुखी थी, सब जगह वहां हम गलत थे, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आपने बहुत कोशिश की, तभी हमें एहसास हुआ। और एहसास नहीं हुआ आपको? हमारे बारे में सोचकर कुछ एहसास नहीं हुआ आपको? आपको शर्मिंदगी हुई जब आपको हमने उसके साथ देखा, वरना आपने एक कदम नहीं बढ़ाया नहीं तरफ। बीच में ही उसकी बात को काटकर उसने कहा, असल में इस बात का भी बुरा लगा था। जब से उसने उसे गौरव के साथ उसे देखा तब से वो कोशिश कर रही थी। शायद हाँ, उर्वी ने धीमे से कहा, जो सुनते ही वो तंज से मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहा पर उर्वी ने खींचने ना दिया। उसने कसकर उसके हाथ को थाम लिया तो आर्यमन अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। भाग 85। एहसास नहीं हुआ आपको? हमारे बारे में सोचकर कुछ एहसास नहीं हुआ आपको? आपको शर्मिंदगी हुई जब आपको हमने उसके साथ देखा, वरना आपने एक कदम नहीं बढ़ाया नहीं तरफ। बीच में ही उसकी बात को काटकर उसने कहा, असल में इस बात का भी बुरा लगा था। जब से उसने उसे गौरव के साथ उसे देखा तब से वो कोशिश कर रही थी। शायद हाँ, उर्वी ने धीमे से कहा, जो सुनते ही वो तंज से मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहा पर उर्वी ने खींचने ना दिया। उसने कसकर उसके हाथ को थाम लिया तो आर्यमन अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। वो उसके हाथ पर हाथ रखे उसकी तरफ देखने लगी। शायद हाँ, जब आपने देखा और सवाल नहीं किया तब शर्मिंदगी हुई हमें, बहुत शर्मिंदगी। हमने उस रिश्ते को नहीं माना पर हमारे पति को हम पर भरोसा है, ये सोचकर लगा हम कितना गलत कर रहे हैं। हमारी कोशिश शायद इसलिए थी पर हमें नहीं अंदाजा आप क्या सोच रहे थे। गलत नहीं थी आपकी सोच। आर्यमन ने कुछ नहीं कहा पर वो एक पल बाद फिर बोली, हम अपने पति की तरफ बढ़े क्योंकि हमारी इज्जत का मान रखा आपने। तब एहसास हुआ ईश्वर ने हमें जो दिया बहुत कीमती है वो, पर तब तक आपको बहुत अकेला कर दिया था हमने। आर्यमन आपकी शिकायतें समझने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ समझ नहीं आया। आता भी कैसे आप ये सोच रहे थे, क्या आपका हक नहीं बनता था सवाल करने का? तब नहीं जवाब देते तो कहते हमें वो बस हमसे मिले क्योंकि हमारी बहुत पर्सनल फोटोज, वो सब कुछ आप समझ रहे हैं। अवी ने किडनैप करके रखा था, मर जाता वो तो हमारे भाई पर इल्जाम लग जाता। वो भाग कर आया था, अभी उसके पीछे पड़े थे इसलिए बचने के लिए, और हमारे भाई के नाम पर, उन तस्वीरों के नाम पर धमकी दी थी। हम नहीं जानते क्या सजा देते, हम नहीं देते। हम खुद गए थे ना उसके पास, यकीन और प्यार का भूत हम पर सवार था। उस सब ने अपने छोटे भाई की जिंदगी कैसे बर्बाद होने देते, मार डालते वो उसे, फिर उनके साथ क्या होता। और वो जो आखिरी बार घर पर आया था तब भी पैसे लेने, और वो तस्वीरें हमेशा के लिए डिलीट करने। ये ही है सारी बात। हम यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत नहीं दिखा सकते, और प्लीज अवी को कभी मत बताइएगा प्लीज। कितनी बार वो तड़पी, कितने ही आंसू निकले उसका अंदाजा नहीं था। सारी बातें सुनकर आर्यमन ठहर सा गया। उसके मन में कितना कुछ भर गया, और ये बात थी पर उर्वी ने क्यों यकीन कर उसे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। खैर उसने उसे अपना कब समझा था ये सोचकर वो चुप था। आई एम सॉरी, आइडिया नहीं था हमें, आपने कुछ बताया नहीं कभी अपने बारे में, कुछ भी ऐसा जो हम जरा सा सोच पाए या अधिकार से पूछ पाए कोई सवाल। अजीब सा अफसोस था अंदाज में, पर वो क्या पूछता, कौन सा उसने कभी कोई सवाल पूछने का हक दिया था। उर्वी ने भरी आंखों से उसे देखा। हम नहीं बता पाए क्योंकि नहीं समझते थे आपको अपना। हम जानते हैं जितना हमने आपको अकेला किया उसके बाद आपका ये रिएक्शन गलत नहीं आर्या, पर हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आप हमारे बारे में इतना गलत सोचते रहे। उसने लंबी सांस ली।
आगे हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को उसने पोंछा। गलती हुई, हमसे बात करना चाहते थे, यकीन मानिए उस रोज सवाल भी करना चाहते थे, पर फिर आपका और हमारा रिश्ता शायद उसी रोज बिखर जाता। उसने आंखें उठाकर उसे देखा। कभी वो फासला नहीं खत्म हुआ जो आपसे सीधे इस तरह का सवाल करने का हक हो। गलती हुई हमसे, पर देखिए इतना कुछ हुआ, एक बार आपको याद नहीं रहा हम हैं। वाकई उसने उससे सब छिपाना चाहा। वो उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी, वो उससे इस बारे में बात नहीं कर पाए। किसी से भी उसने इस बारे में बात नहीं की। फिर सारी बातें याद आने लगी। और जो आप उस रात के बाद ऐसे गए, उसका क्या? एक बार आपको ख्याल नहीं रहा हमसे मिलकर जाए? हमसे दूर भागते रहे आप, क्यों? फिर क्यों आए थे इतने करीब? क्यों नहीं हमें कभी महसूस होता आपके वो एहसास जो उस रात थे? आर्यमन ने नजरें चुराए। वो इस जिक्र से भी भागता था। वो जब भी उसके करीब आने की कोशिश करती उसका माथा चूम लेता या उसे बाहों में भर लेता, पर वो समझती थी ये सिर्फ नाम के लिए था। उसको नजरों को चुराते देखकर उर्वी ने कुर्ते को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। हमारे सवाल का जवाब आपकी खामोशी नहीं है। बोलिए, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? क्या कर दिया आर्यमन हमने? ना ही आप हमसे बेअसर होते हैं, परवाह होती है, पर क्यों जब हम बात करते हैं आप नजरें चुराते हैं? हम बीवी लगते हैं आपकी। आप क्यों गए हमें अकेला छोड़कर? हमें कैसा लगा होगा, सोचा भी नहीं आपने? नहीं सोचा क्योंकि खुद कुछ नहीं सोचा। आप पर ऐसा कोई हक नहीं जताना चाहते थे। उर्वी रोज रोज अपना हाथ तक पकड़ने से मना कर देती थी। आप हमें उस रात क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका आपने हमें? नहीं था होश, हमें बुरा लगा आपका हमारा हाथ झटकना, और जो हुआ वो नहीं करना चाहते थे, पर हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी कोई माफी भी नहीं है। अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती की हमने, जिसके साथ सब कुछ। हम आपसे जवाब के हकदार नहीं लगे खुद को, क्योंकि हमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। एक रात, सिर्फ एक रात होगी शायद वो, पर हमने हर रात सिर्फ यही सोचा है आपकी नजरों में एक रात। उसका हाथ उसके होठों पर आया तो आर्यमन चुप हुआ। वो उसे कुछ अजीब तरह से ही देख रही थी। उसकी आंखों में आज अपने लिए भी शिकायत थी। वो नजरें चुराता रहा। उस रात के बाद से वाकई उसने उसे नहीं हाथ लगाया। आप इतना क्यों सोच रहे हैं आर्यमन? हमने उस बात को लेकर शिकायत की ही नहीं। अपना हाथ नीचे कर उसने धीरे से कहा, जिस पर वो बोला, क्यों नहीं की? क्यों आपने रोका नहीं हमें? आपको तो हमारा हाथ लगाना भी नहीं पसंद था, जबरदस्ती की तो रोका क्यों नहीं? क्यों अचानक हमारी बीवी जो हमारे साथ होने पर भी असहज हो जाती थी, उन्हें अचानक इतना ख्याल आया? क्या सोचे हम इस रिश्ते को संपूर्णता देना चाहते थे। आप हमसे दूर हो रहे थे, हमारी कोशिश नजर नहीं आ रही थी आपको। आपका हक था जो इतने समय में कभी नहीं जताया आपने। हम रोक सकते थे, पर लगा शायद हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। हम क्यों रोकते? अपना मतलब था, पर आपने कह दिया वो गलती थी। तब हमारा दिल कितना दुखा, अंदाजा है आपको? कौन सी संपूर्णता, कौन सा हक? और गलती ही थी, तभी आपने इतना नहीं किया कि हमें अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दे दे। तो हमारे लिए वक्त निकाला आपने। एक बार पूछा कुछ? बहुत बुरे हैं आप, पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छे, पर जब हमारी बात आए आप चुप हो जाते हैं। आर्यमन से शिकायत करती उसकी बीवी की आंखों में नमी देखकर उसने आहिस्ता से उसके आंसुओं को पोंछा। रोना बंद करिए, और हमें पता है आपके लिए हम सही नहीं। वो फिर भावुक हो गई। हमसे गलती हुई है, नहीं मान सकते तो छोड़ देते हमें। हमें नहीं होगी हिम्मत आर्यमन, नहीं कर सकते हैं हम। रिश्ता तोड़ने की बात होती तो शायद कर जाते, पर हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। बहुत। हम आपके बिना रह ही नहीं सकते। आपको हमारे बीच बहुत अंतर दिखता होगा, पर हमारे लिए आप हमारे सब कुछ हो, हमारे पति हो। हमने कहा था ना, आपसे अपने पिता की तरह नहीं चाहते आपको। आप नहीं है वैसे, आप बहुत अच्छे हैं। हम बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको नजर नहीं आता क्या? वो उसके कुर्ते को थामे हुए उसी तरह से बोली, और आर्यमन अब कुछ खामोश सा हो गया। प्यार, वो उससे प्यार करती है। ये लफ्ज उसे किसी मजाक से कम नहीं लगे। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। नहीं। उर्वी उसका जवाब सुनते ही कुछ भावुक हो गई। भाग 86। वो फिर भावुक हो गई। हमसे गलती हुई है, नहीं मान सकते तो छोड़ देते हमें। हमें नहीं होगी हिम्मत आर्यमन, नहीं कर सकते हैं हम। रिश्ता तोड़ने की बात होती तो शायद कर जाते, पर हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। बहुत। हम आपके बिना रह ही नहीं सकते। आपको हमारे बीच बहुत अंतर दिखता होगा, पर हमारे लिए आप हमारे सब कुछ हो, हमारे पति हो। हमने कहा था ना, आपसे अपने पिता की तरह नहीं चाहते आपको। आप नहीं है वैसे, आप बहुत अच्छे हैं। हम बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको नजर नहीं आता क्या? वो उसके कुर्ते को थामे हुए उसी तरह से बोली, और आर्यमन अब कुछ खामोश सा हो गया। प्यार, वो उससे प्यार करती है। ये लफ्ज उसे किसी मजाक से कम नहीं लगे। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। नहीं।
उर्वी उसका जवाब सुनते ही कुछ भावुक हो गई। आर्यमन ने बहुत आराम से उसके आंसुओं को पोंछा। नजर नहीं आया आपको? नहीं। उसके दोबारा इसी जवाब पर उसकी आंखों में नमी आई। उसने खुद को संभाला। कौन सा प्यार नजर आना था? इतना कुछ था आपके साथ पर हमें बताना जरूरी नहीं लगा आपको। हमने तो यकीन दिलाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की आप कंफर्टेबल हो। हीरे को छोड़कर कोई भी कोयले को पसंद नहीं करता। सच्चाई से वाकिफ रहने की आदत है हमें। आप क्यों ऐसे बात करते हैं? हम आपको बहुत चाहने लगे हैं आर्यमन। हम तभी जरा सा ख्याल नहीं आया आपको इतने दिनों में। एक बार भी नहीं सोचा वापस आकर हमसे बात करनी चाहिए। हम तो कभी आपकी प्राथमिकता में भी नहीं आए। प्यार करना तो फिर बहुत दूर की बात है। उसने नाराजगी जताई। उर्वी ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, हमारे जाने का ये मतलब निकालते हैं पर ये नहीं कहें हमसे। नाराज होते हैं पर कह नहीं सकते। आर्यमन ने एक पल के लिए चेहरा फिर उसकी तरफ देखा। रहने देते हैं उर्वी। शायद आज के लिए बहुत हो गया। अभी नहीं। वो दूर होता उससे पहले ही उसकी बाह को उसने एकदम ही हक से थाम कर रोका। आर्यमन ने जैसे ही उसे देखा वो बोली, हम पर अब भी कोई शक है आपको तो पूछ लीजिए वरना आगे हमारा रिश्ता टूट जाएगा। सॉरी उर्वी, बहुत शर्मिंदा हैं हम। वो वाकई अफसोस से भरा हुआ नजर आया। उर्वी भी भींगती हुआ आंखें देखकर उससे रहा नहीं गया। अब प्लीज रोए मत। हमारी गलती है, माफी मांगते हैं हम। आई एम वेरी सॉरी। उर्वी की भींगती हुई पलकों को देखकर आर्यमन ने आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस खींचकर उसने उसे अपने से लगाया। वो उसकी बाह को कसकर थामे उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से बोली, बस माफ कर दीजिए हमें। हम नहीं जाते, पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, फिर आप आए ही नहीं, फिर शादी भी थी। आर्यमन उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। उसने बाहों में भरते हुए सुकून तो मिला लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद गिल्ट बढ़ गया था। हमें हमें गलत नहीं समझते ना? वो उससे दूर होकर उसकी तरफ देखती हुई बोली। आर्यमन ने अफसोस से उसे देखा फिर धीरे से कहा, कभी नहीं समझा बस हमारे शब्द। वो मतलब कभी नहीं रहा हमारा। अपनी बात कुछ तो वो रख पाए, इस बात का एहसास थोड़ी सी राहत दे गया। उर्दी की लाल होती आंखों को देखकर आर्यमन ने कहा, अब नहीं, रोना बंद करिए। वो उसकी तरफ देखने लगी। आर्यमन ने लंबी सांस खींचकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे। वो आंखें बंद कर गई। आई एम सॉरी, एक बात फिर से उसने कहा तो वो उसके सीने से लग गई। उर्वी की पीठ पर हल्के से हाथ चलाते आर्यमन ने कहा, रोना बंद करिए प्लीज उर्वी। उसे धीरे धीरे शांत कर उसने बिस्तर पर लेटाया और वो उसका हाथ थामे रही, जैसे अगर छोड़ दिया तो वो चला जाएगा। आर्यमन उसके बराबर में लेट गया। उसने धीरे धीरे सर पर थपकी दी तो वो उसके कंधे पर सर रखकर बोली, हमें गंदा मत समझ। शश, कुछ नहीं बोल रही है आप? उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए उसने कहा। उर्वी के बालों को सहलाते हुए उसने आंखें मूंद ली पर मन अब भी उतना ही परेशान था। वो उसे अपने करीब रखने की तमन्ना करता था। चाहता है वो उसके पास रहे पर आज जब वो उसके पास थी तब भी बेचैनी सी हावी हुई। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। वो सो गई तो उसने उर्वी के सर पर चलते हाथ रोके। उसके कहे वो लफ्ज कानों में गूंजने लगे। उससे दूर होने लगा पर वो जिस तरह से उससे लिपटी थी ये हो ना सका। उसने आंखें बंद कर ली। ये रात सब कुछ बदल कर रख गई पर कुछ था जो आर्यमन को नॉर्मल नहीं होने दे रहा था। मिस्टर राठौड़, उसकी मजबूत आवाज सुनकर अभियुक्त ने फोन पर झुकी गर्दन उठाकर उसे देखा। वो सामने ही खड़ी थी। अभियुक्त को देखकर उसने कहा, कांग्रेचुलेशन, एक बार फिर से आपके सामने झुकने आ गए हैं हम। उसने जो कहा वो अभियुक्त को समझ नहीं आया तो उसने एक बार फिर से कहा, हमारी पेमेंट, जो काम हमने किया उसके बदले और मिस छाया के यहाँ जॉब की परमिशन। अभियुक्त के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। वो जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नजर आ रही थी उसके पीछे आंखों में जो दर्द था वो इस समय वो समझ सकता था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें। जानते हैं पर आपने खरीदा है हमें, आपने कीमत दी है हमारी। वो इतना बोली कि अभियुक्त ने उसकी बात को काटा। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर सख्ती थी पर उसकी आंखों में हार। अभी तो हिम्मत जुटाकर उसके सामने डटकर खड़ी हुई थी वो और अभी ही उसे अपनी जरूरत के लिए एक बार फिर उसे आगे झुकना पड़ा। आज उसे महसूस हुआ अभियुक्त सिंह राठौड़ यूं ही पैसों के दम पर नहीं अकड़ता। पैसा सब कुछ खरीदने की ताकत रखता है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कीमत दी है आपने मेरी, आपकी मर्जी से सांसें लेना मेरा फर्ज हो गया, फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। भाग 87। जानते हैं पर आपने खरीदा है हमें, आपने कीमत दी है हमारी। वो इतना बोली कि अभियुक्त ने उसकी बात को काटा। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर सख्ती थी पर उसकी आंखों में हार। अभी तो हिम्मत जुटाकर उसके सामने डटकर खड़ी हुई थी वो और अभी ही उसे अपनी जरूरत के लिए एक बार फिर उसे आगे झुकना पड़ा। आज उसे महसूस हुआ अभियुक्त सिंह राठौड़ यूं ही पैसों के दम पर नहीं अकड़ता। पैसा सब कुछ खरीदने की ताकत रखता है।
उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कीमत दी है आपने मेरी, आपकी मर्जी से सांसें लेना मेरा फर्ज हो गया, फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। अभियुक्त ने नजर उठाकर उसे देखा। तंज मारती प्रणति के चेहरे मुस्कुराहट नजर आ रही थी, वो उसे उसका गुरूर तोड़ने के लिए काफी थी। प्रणति, जो हुआ वो उस वक्त मेरी गलती। कीमत देकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं सर, मुझे सिर्फ इजाजत चाहिए। उसने उसकी बात को काटा और फिर उसने लंबी सांस के साथ सर हिलाया। वो बिना रुके अब निकलने लगी। अभी कहाँ जा रही हो? 7:30 ही बजे हैं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अभियुक्त ने कहा तो रुकी, फिर पलटकर उसे देखा। मिसेज अभियुक्त सिंह राठौड़ हो तुम? अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके रखो, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। वो अपने ही अंदाज में बोला जो अब प्रणति को पूरी तरह से रोक गया। वो इस इंसान से नफरत करने लगी थी, नफरत, बेइंतहा नफरत, जो कम तो नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। आर्यमन की आंख खुली, सीने पर भार महसूस कर घड़ी देखी। 8 बज चुके थे और वो अब भी उसी तरह से उसे थामे हुए सो रही थी। रात की बातें जहन में आई तो मन जैसे भारी सा हो गया। उर्वी को देखा और धीरे से उसके सर पर हाथ फेरकर उसे खुद से दूर करना चाहा, पर उसने आंखें खोल दी। आर्यमन ठिठका, हाथ रुक गए। उर्वी भी धीरे से उससे दूर हुई। घड़ी देखते ही उठकर बैठी, फिर उसे देखा। उर्वी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करके बैठी। अजीब सा माहौल हो गया। नाश्ता बना देते हैं, आप फ्रेश हो जाइए, उसने धीरे से कहा तो आर्यमन ने रोका, नहीं उसकी जरूरत नहीं, आज नहीं जा रहे। जी। आर्यमन उसकी वजह से रुका, ये सोचकर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसकी तरफ देखा जो जाने किसी सोच में गुम नजर आ रहा था। अदिति उसे देखते ही चिढ़ जाती। अभियुक्त के साथ ही प्रणति नीचे आई थी और वो उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास आया। कुर्सी खींचकर उसने उसे बैठने का इशारा किया। इस इंसान के पल पल के बदलते इस तेवर को देखकर प्रणति उससे नफरत करने पर ही मजबूर रहती। उसके लिए ये सब नया था, पर नाम के लिए बैठी हुई चम्मच घुमा रही थी। कावेरी जी के साथ साथ यशवर्धन जी ने भी नोटिस किया, फिर अनायास ही नजर एक दूसरे पर आई। कुछ ऐसा ही हाल था उनकी शादी के बाद। बड़े पापा, वैसे एक बात कहूं? अदिति को अचानक जाने क्या याद आया जो उसने कहा। उसकी बात सुनते ही अभियुक्त दे भौहें चढ़ाकर उसे घूरा तो उसने कहा, वो आर्यमन जीजा जी का गुस्सा अपनी मुंह बोली बहन के लिए नजर आया, फिर दी भी अचानक से गई, सब ठीक तो होगा ना? मुझे लगता है आपको एक बार दी से मिलकर आना चाहिए। यशवर्धन जी ही नहीं बल्कि अभियुक्त के माथे पर भी शिकन आई। प्रणति ने हैरत और कुछ अजीब तरह से उसे देखा। उसे अफसोस हुआ उसके लिए। वैसे बुरा मत मानिएगा, पर जिसने जो देखा हो सोच वहां तक जाती है। सोचने की बात है। जो इंसान मुन्हबोली बहन के लिए इतना कर सकते हैं वो अपनी पत्नी के साथ गलत करेंगे। खैर, जिसकी जैसी सोच। उसने भी एकदम सुनाकर कहा तो अदिति दांत पीसकर उसने देखने लगी, पर संभलकर ही कहा, क्या है ना देवरानी जी, समझती नहीं है आप इस घर के रिश्तों को? अभी हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, पर किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देना इस घर का रिवाज है, तो आप लोग कंटिन्यू करिए, हम नहीं कर पाएंगे। उसने सबको सुनाते हुए कहा और मुस्कुराकर उठी, और आप पतिदेव जरा जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं। अभियुक्त एकदम ही खांसते खांसते बचा। खाना गले से उतारकर उसे देखा, वो निकल गई। यशवर्धन जी जरूर अदिति की बातों के बारे में सोच रहे थे। उर्वी नीचे आए। आर्यमन ने कुर्ते के साथ धोती पहनी थी, सफेद रंग की, चेहरा एकदम सपाट। नीचे लिविंग रूम में रवीना जी पंडित जी से बात कर रही थी और सामने एक तस्वीर पर माला चढ़ी थी। शायद किसी का बरसी थी। वो अजीब तरह से देख रही थी। कल जब रात को आई तब ढंग से किसी से बात नहीं हुई, फिर आर्यमन का इंतजार और सुबह देर हुई। वो नीचे आ गई। उसको लाल रंग की साड़ी में देखकर मासी जी ने धीरे से कहा, बहू जा जरा कपड़े बदल ले बेटा। जी। वो गई और फिर कुछ देर में आए। जब आए तब पूजा शुरू हो गई। आर्यमन आगे बैठा हवन कुंड में आहुति दे रहा था। रागिनी के पास आकर वो बैठ गई। इस बीच कुछ कह नहीं सकी क्योंकि चुनिंदा लोग थे। सब कुछ खत्म हुआ। पंडित जी को दान दक्षिणा दिया गया तो रवीना जी ने अब कहा, रागिनी जाओ बेटा, भाई के लिए पानी लेकर आओ। जी माँ। वो गई तो वहीं उर्वी अब भी सब समझने की कोशिश कर रही थी। आर्यमन बाहर कुछ सामान ट्रक में रखवा रहा था जो दान के लिए जाना था। ये सब देखकर उर्वी को लगा इस वजह से ही वो रुका था, तो चेहरा मायूस सा पड़ा। खैर, कुछ जरूरी होगा इसलिए ही तो, उसने खुद को समझाया और अंदर आए। मासी जी से बात करती रवीना जी बोली, दिखाता रही पर बच्चा ही था। बहुत मन तड़प जाता है कभी कभी हमारा। बहुत देखा है हमारा बच्चा। कम से कम ईश्वर ने अब कुछ चैन दिया, नसीब अच्छा हो इसका। वो दोनों चली गई। शायद आर्यमन की बात हुई, पर क्यों वो ये सोच ही रही थी तब तक वो अंदर आया और रागिनी भी। पानी का ग्लास उसके सामने रखकर उसने कहा, भैया चाय लेंगे ना? हाँ, थोड़ी कड़क बनाना बेटा, उसने जवाब दिया और पानी गले में नीचे उतारकर ग्लास रखकर जाने लगा। रागिनी, आज क्या है बताया ही नहीं किसी ने हमें? रागिनी से उसने पूछा तो आर्यमन के आगे बढ़ते कदम रुके और रागिनी हैरत से उसे देखने लगी।
भाभी आपको नहीं पता, आज बड़ी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। बरसी। उसने कहा तो आर्यमन के माथे पर शिकन पड़े और वो कुछ कहता उससे पहले ही उर्वी ने पूछ दिया, कौन बड़ी माँ? और आपके भैया क्यों पूजा कर रहे थे? रागिनी को और अजीब लगा। उर्वी उसे अजीब तरह से खुद को देखता पाकर समझ नहीं पाए उसने क्या कहा। भाभी आप लगता है भूल गई होंगी। बड़ी माँ मतलब आर्या भाई का रियल मम्मा। उसने जवाब दिया और वो फौरन किचन की तरफ बढ़ी जबकि उर्वी चौंकते हुए आर्यमन को देखने लगी जिसकी पीठ नजर आ रही थी। ये क्या बताया रागिनी ने? एहसास हुआ उसे क्या पता था अपने पति के बारे में। शायद कुछ नहीं। वो कुछ सोच समझ नहीं पाए जबकि आर्यमन आगे बढ़ता हुआ बोला, प्लीज अब किसी से जिक्र मत करिएगा। वो आगे बढ़ गया जबकि उर्वी अब भी जमी हुई सी वहीं खड़ी रह गई। वो अब आहिस्ता कदमों से किचन में आई। रागिनी को चाय बनाते देखकर उसने आहिस्ता से कहा, आप जाओ हम बना देते हैं। भाभी इट्स ओके, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो कौन सा पहाड़ तोड़ेंगे, आप यही रहो बनाते हैं। रागिनी मुस्कुराए और उसके बराबर में खड़ी होकर उसने कहा, भाई बहुत जल्दी बताते नहीं तो शायद ना बताया हो आपको पर आपने नोटिस किया ही होगा। मम्मा की हर बात मानते हैं, पापा हमेशा कहते थे वो एकदम बड़ी माँ जैसे है, रिश्तों को जोड़कर रखने वाले और सच्ची में वरना क्यों कोई करेगा इतना। मुझे तो कभी फील नहीं हुआ हम सगे भाई बहन नहीं, वो मेरे लिए बड़े भाई और पापा दोनों बन गए। बड़े होने का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबल होना। हमें लगता है हम सबसे लक्की है। अपने भाई के बारे में कहती हुई वो इतरा रही थी और उर्दी कुछ कह तक नहीं पाई। बस सोचती रह गई। भाग 88। आर्यमन, उसने धीरे से आवाज दी। वो सर पीछे टिकाकर आंखों को बंद किए था तभी उसने धीमी आवाज में कहा। उर्दी की आवाज सुनकर आंखें खोली। रागिनी नहीं है, आपने क्यों किया? इतना भी कुछ नहीं था, उर्वी ने आहिस्ता से जवाब दिया। चाय का कप सामने रखा जिसे उसने पकड़ लिया। थैंक यू। वो झिझक रही थी, पूरे साल भर में उसको इतना नहीं पता चला था। वो आपने बताया नहीं? बहुत ही आहिस्ता से उसने कहा जो सुनकर आर्यमन ने जवाब दिया, ऐसा कुछ खास था नहीं। आप ठीक है? हमें क्या हुआ? जवाब सामान्य था, जैसे बहुत बड़ी बात नहीं थी। उर्वी के लिए ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। उसने अपनी माँ को खोया था, उस नज़र से ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। आपकी माँ तो है, बस वो नहीं जिन्होंने हमें जन्म दिया। बहुत छोटे थे, हमें खास याद भी नहीं, माँ ने ही संभाला है हमें, तो इतना कुछ खास नहीं। उसका जवाब देने का अंदाज वैसा ही रहा। पर हमें तो लगता था सिर्फ पापा जी नहीं, आपको शिकायत भी नहीं कभी। शिकायत करने की जरूरत नहीं थी। हर किसी का नजरिया, हर किसी का अनुभव अलग होता है। पापा ने हमें माँ दी, जिन्होंने हमें अपना बेटा माना है, तो हमें कौन सी शिकायत होगी। आप सच में बहुत बहुत ज्यादा ही समझदार है। माँ सही कहती हैं। उर्वी आहिस्ता से बोली तो आर्यमन बस चुप सी एक नजर उस पर डालकर रह गया। उर्दी उठकर उसके पास उसी सोफे पर बैठी जहां वो था। धीरे से उसके हाथ को पकड़ा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी नहीं जाना और आपने बताया नहीं। खैर हमने मौका कब दिया? अब कह सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है उर्वी, आप बेमतलब में ज्यादा सोच रही है। चाय का कप खाली करके उसने टेबल पर रखा और अपने हाथ को देखा जो पकड़कर वो बैठी थी। आर्यमन ने सर पीछे लगाकर आंखें मूंदी। सर दुख रहा है? उर्वी ने पूछा और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाकर उसके सर पर रखा उसने आंखें खोलकर जवाब दिया, नहीं बस वो तेज स्मेल थी इस वजह से। बहुत ही आराम से उसने उसका हाथ पीछे कराया और फिर बोला, इतना भी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी भाई चलिए लंच करने, माँ बुला रही है। वो भागती हुई आई, फिर दोनों को साथ बैठे देखकर रुकी। कोई बात नहीं, मैं यही लेकर आती हूँ। नहीं आ रहे हैं हम, उर्वी ने कहा और फिर उठकर उसके साथ ही चली गई। आर्यमन जाती हुई अपनी बीवी को देखता रहा। दोनों गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी आगे बढ़ रही थी। वो चुपचाप बाहर देखने लगी। छाया से मिलकर उसने आज कह दिया था वो काम करेगी और उसके बाद कुछ काम के बाद जब अवयुक्त आया तब उसके साथ ही जाना था उसे। कितना जानती हो जीजू को जो इतनी बातें बना रही थी? उसने गंभीरता से कहा। बात जब भी उसकी बहन की आती, जाने क्यों उसे कुछ और नजर ही नहीं आता था। वहीं प्रणति ने जब ये सुना उसने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। अब तक लगता है आप घमंडी बदतमीज है, पर अब लगता है अक्ल और आंख दोनों से अंधे हैं आप। अवयुक्त ने उसे घूरा तो वो एक बार फिर से बोली, आर्यमन भाई को अगर अब तक नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर अपनी दी के सामने मत कहिए कुछ ऐसा, वरना आपको समझ आ जाएगा असल में पति पत्नी का रिश्ता होता कैसा है। इस बार अवयुक्त जैसे कुछ कह ना सका। अपनी माँ के बारे में सोचती प्रणति बाहर देखने लगी। वो भी चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। उसके जहन में सारी बातें चल रही थी जो सोचते हुए उसने उसे देखा। तुम्हारी फैमिली से मिलने कब चलना है? प्रणति उसकी बात पर एकदम ही चौंकी, फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, हमारे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है आपका, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
उसकी सख्त आंखों में गुस्सा था। ताल्लुक तो है, बीवी लगती हो मेरी, उस हिसाब से ताल्लुक तो है। अभियुक्त ने जवाब दिया तो वो और भी ज्यादा गुस्से से भरी, अब तक आपने जो किया हमने बर्दाश्त कर लिया, पर हमारे परिवार को बीच में लेकर आए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, उसने सपाट अंदाज में कहा और सामने देखने लगी। प्रणति गुस्से से भरी हुई उसे देख रही थी। उसने दांत पीस लिया, बहुत बेरहम इंसान है आप, आपके पास दिल ही नहीं है इसलिए कोई समझता नहीं आपको, आप यही सब। वो बोलते बोलते एकदम ही रुकी, एहसास हुआ वो अब चुप सी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली पर बोला कुछ भी नहीं, बस उसका चेहरा कुछ सख्त हो गया। घर पर उसे ड्रॉप करके वो वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। प्रणति को बुरा सा लगा, शायद हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था, मगर अगले ही पल नफरत से भर उठी उसकी सारी बातें याद करके और बोली, पर इसी लायक है वो। भाई भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी है, शायद इसलिए यश अंकल चाहते हैं हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। यशवर्धन जी ने आज फोन कर बताया वो आर्यमन और उर्दी की एनिवर्सरी की पार्टी अपने घर में रखना चाह रहे थे। रवीना जी ने या बाकी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, पर आर्यमन चुपसा था और उर्वी वो रह रहकर उसे ही देखती। अरे अकाल आइए ना। रागिनी की नजर उन पर गई तो उसने कहा। यशवर्धन जी को देखकर वो उठी। आर्यमन ने भी उनके पैर छुए, तभी पीछे से ड्राइवर काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया। आर्यमन को देखती उर्वी ने एक गहरी सांस ली। रवीना जी आना जरूर है। बातों ही बातों में जिक्र हुआ। वो सिर हिला गई, पर तभी उर्वी ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है पापा। सब उसकी तरफ देखने लगे। अदिति की बातों को सोचते हुए यशवर्धन जी की नजर दामाद पर आई, जिसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। भाग नवासी। अरे अकाल आइए ना। रागिनी की नजर उन पर गई तो उसने कहा। यशवर्धन जी को देखकर वो उठी। आर्यमन ने भी उनके पैर छुए, तभी पीछे से ड्राइवर काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया। आर्यमन को देखती उर्वी ने एक गहरी सांस ली। रवीना जी आना जरूर है। बातों ही बातों में जिक्र हुआ। वो सिर हिला गई, पर तभी उर्वी ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है पापा। सब उसकी तरफ देखने लगे। अदिति की बातों को सोचते हुए यशवर्धन जी की नजर दामाद पर आई, जिसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। आर्यमन ने मना नहीं किया, ना ही कुछ कहा, पर उर्वी की बात पर वो कुछ उलझे जरूर। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? जी हम नहीं चाहते, और फिर इन्होंने प्लान किया था काफी कुछ, इसलिए नहीं जरूरत पापा। आपको एक पूछ लेना चाहिए था। उर्वी के जवाब पर आर्यमन हैरान हुआ। उसने क्या प्लान किया था? वो गिफ्ट्स देखकर उर्वी ने कहा, थैंक यू पापा, पर इतना सब मत लिया करिए। शादी तक के गिफ्ट्स ऐसे ही है। बेटी की बात सुनकर यशवर्धन जी ने जांचती सी नजर आर्यमन पर डाली। नौकर चाय नाश्ता लेकर आया। उर्वी उनके पास खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद यशवर्धन जी जाने के लिए निकलने लगे। वो उनके पीछे तक आया। पापा जी, जो घर पर हुआ वो बस एक भाई की हैसियत से कहा हमने। आपकी बेटी की खुशियां हमारी जिम्मेदारी है, अगर कभी लगे वो खुश नहीं हमारी वजह से, तो हमारा गिरेबान पकड़कर सवाल करने की इजाजत है आपको, ठीक वैसे ही जैसे हम उस रोज अपनी बहन के लिए बोले। नहीं दामाद जी, आप पर भरोसा है, बस ख्याल रखिएगा हमारी बच्ची का। वो बोले और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आर्यमन ने एक गहरी सांस ली। अंदर आया तभी रागिनी की आवाज आई, वैसे माँ भाभी से शादी के बाद लॉटरी तो लग गई भाई की, जब देखो गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स। उसने मजाक में कहा तो रवीना जी और सब हंस पड़े। उर्वी ने उसकी तरफ देखा, जो सब नजर भर सब देखकर वहां से निकला। प्रणति के कहे वो शब्द उसके कानों में जैसे गूंज रहे थे, बहुत बेरहम इंसान है आप, आपके पास दिल ही नहीं है इसलिए कोई समझता नहीं आपको, आप यही सब। उसने आंखें बंद करके सीट से सर लगाया। गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी। उसके जहन में अपनी माँ का वो मृत शरीर और सारी यादें ताज़ा हो गई। मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका मैं, पर अभी उसकी माँ के लिए जो होगा करना होगा, बस माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी भी माँ को। अजीब सा दर्द था उसकी आंखों में, जो समझने वाला कोई थी। प्रणति ने एक बार फिर इसी उम्मीद से फोन लगाया कि शायद ही कोई रिसीव करेगा, पर इस बार कॉल कनेक्ट हो गई। माँ माँ माँ, आप ठीक हो ना? उसने कांपती आवाज में कहा। आंखों से आंसुओं की धारा निकली। हाँ, तुम ठीक कर दी हमको तो यह दिन देखना ही था, अपने माँ बाप का दिल दुखाए थे तो हमारे साथ तो होना ही था। उषा जी की धीमी आवाज आई। उनकी बात सुनकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंसू रुके नहीं, बल्कि और तेजी से बहते रहे। नहीं माँ, हमारा भरोसा करो, हम आपको तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते हैं। कर लिया तुम्हारा यकीन। बोले थे तुमको हमारा ना सोचना, पर उस मामा मामी का ख्याल कर लेना जो अपनी बेटी जैसे पाले तुमको, पर तुम तो एहसान फरामोश निकली। अरे एक बार सोच लेती, तुम्हारी मामी तो हर दम सुनती, तुम्हारी बात कहती तो करा देते शादी, पर तुमको क्या। नाराजगी से भरी उनकी आवाज सुनकर उससे कुछ कहा नहीं गया। अब फोन ना करना कभी। उषा जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके आंसू तेज हो गए। रोते हुए वो बोली, सही कह रही है माँ, हमने सिर्फ दुख दिया मामा मामी को, जो इतना किए हमारे लिए।
अफसोस से भरी उसकी आंखों में आंसू भी बराबर थे। हमने मना नहीं किया था, फिर पापा जी को मना क्यों कर दिया आपने? आर्यमन उसके आने का इंतजार कर रहा था और अब जब वो आई तो सवाल कर दिया। उर्वी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन वहां क्यों होगा, हमारा घर नहीं है क्या? उसका जवाब आर्यमन को एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उर्वी ने गोली गले से उतारकर पानी पिया और अब ग्लास रखकर वो अपनी जगह पर आकर बैठी। आर्यमन की नजर उस पर थी, जो देखकर उसने कहा, बहुत सुंदर लग रहे हैं क्या? अभी तो पूरा हुलिया खराब है हमारा। उसकी बात पर उसने नजरें फेरी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अब एक बार फिर से बोला, हमारा कोई प्लान नहीं है, फिर झूठ? क्या झूठ नहीं है तो बना लेंगे, झूठ की क्या बात हो गई इसमें? वो उसकी बात काट कर बोली। आर्यमन फिर उसकी तरफ देखने लगा। उर्वी ने आहिस्ता से कहा, आपको गिफ्ट्स देने का मतलब बस ये सौदा होता है कि हम उनकी बेटी को खुश रखें? आर्यमन ने बात पूरी की तो उर्वी ने आहिस्ता से कहा, ऐसा नहीं है सच में। हमने कुछ नहीं कहा। कहिए ना तो, वहीं तो सुनना चाहते हैं। वो उसके करीब होती हुई बोली। आर्यमन ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़ा। बोलेंगे अब? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यमन ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उर्वी का मुंह बना, एनिवर्सरी है हमारी, कुछ गिफ्ट भी नहीं देते हमें आप? हमसे कुछ चाहिए आपको? उसने कहा। उसे याद था शुरुआत में जब वो उसके लिए कुछ भी लेकर आता वो इसी तरह अलमारी में पड़ा रहता। साड़ी तो उसने निकालकर रागिनी को दे दी और गिफ्ट्स के लिए साफ मना कर दिया, फिर उसने कुछ लिया भी नहीं। बहुत कुछ चाहिए, जेब ढीली करने के लिए तैयार रही है। एक बार शॉपिंग कराने कहा तब ही लूट लिया था, अब दूसरी बार मौका देंगे तब कहिएगा मत कुछ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो सुनकर आर्यमन ने कहा, सब आपका ही है। अच्छा, तो फिर गिफ्ट क्यों नहीं लेकर आए? फर्स्ट एनिवर्सरी पर भी कुछ नहीं? नाराजगी जताती अपनी बीवी को कुछ पल तक देखने के बाद उसने कहा, क्या चाहिए बताइए? उर्वी उसे गहरी नजरें से देखकर जो बोली वो सुनकर आर्यमन एक बार फिर से उसकी तरफ देखने लगा। भाग 90। बहुत कुछ चाहिए, जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। एक बार शॉपिंग कराने कहा तब ही लूट लिया था, अब दूसरी बार मौका देंगे तब कहिएगा मत कुछ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो सुनकर आर्यमन ने कहा, सब आपका ही है। अच्छा, तो फिर गिफ्ट क्यों नहीं लेकर आए? फर्स्ट एनिवर्सरी पर भी कुछ नहीं? नाराजगी जताती अपनी बीवी को कुछ पल तक देखने के बाद उसने कहा, क्या चाहिए बताइए? उर्वी उसे गहरी नजरें से देखकर वो बोली, आप चाहिए हमें। ये सुनकर आर्यमन एक बार फिर से उसकी तरफ देखने लगा। आर्यमन ने आहिस्ता से कहा, हम। वो हल्का सा हंसा, कहा, आपके ही है। इतना कहकर उसने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे लेना चाहा, पर तब तक उर्वी ने बांह पकड़ी। हमारे है आप? नहीं है तो यहाँ क्या कर रही है? बातों में फंसाए मत हमें। आर्या, आप जानते हैं हमें चाहिए कि आप हमारे करीब हो, हमसे इतना परहेज ना करें। आपकी उलझन, आपकी शिकायतें, नाराजगी सब सुनेंगे, पर हमें हक तो दीजिए जो हमारा है। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, जो सुनकर आर्यमन ने एक लंबी सांस ली। पापा का नहीं पता, पर हम जानते हैं आप कितने काबिल हैं, आपको जरूरत नहीं इन सब की। हमारे लिए आप काफी हो आर्यमन, यकीन करिए आपकी हैसियत से हमारी शान बढ़ती है, कम नहीं होती, हमारे सर का ताज हो आप। वो बेहद नरमी से बोली। आर्यमन बस देखता रहा और अब आहिस्ता से उसने उसकी पीठ पर हाथ रखकर अपने करीब किया। उर्वी उसकी आंखों में देखने लगी। आर्यमन ने कुछ कहा नहीं, वो उसके कंधे पर सर टिकाकर बोली, शान शौकत के हर मायने खत्म हो जाते हैं अगर हम सफर अच्छा हो। और आर्यमन ये सुनकर एकदम चुप सा रहा। सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। उर्वी का सर उसके कंधे पर टिका रहा, उसके हाथ को उसने पकड़ रखा था। वो पुरानी बातें याद करती हुई बोली, आपको बहुत परेशान किया है हमने। हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे, पर बहुत गलत किया हमने, उसके लिए बहुत शर्मिंदा भी है। उर्वी, आप खुद को परेशान करना बंद करेगी प्लीज? हम जानते हैं जैसा रवैया रहा हमारा, उसके बाद ये सफाई देना जरूरी लग रहा, पर अब बस। आर्यमन ने उसकी बात काटी तो वो भरी आंखों से उसे देखने लगी। नम होती उसकी आंखों को पोंछकर आर्यमन ने एकदम हल्के से उसके सर को चूम लिया। आर्यमन का स्पर्श पाते ही उसने आंखें मूंद दी। वो उसे लेटाकर हल्के से उसके सर को सहलाने लगा और उसने भी अब सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। यशवर्धन जी गहरी सोच में थे। अदिति की बात फिर आज उर्वी ने मना किया तो क्या आर्यमन उसे आगे कर रहा था? क्या वाकई उनकी बेटी की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं था? सोए नहीं आप? कावेरी जी अब तक उनको जागते देखकर कमरे में आते ही बोली। उनकी आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आकर उनकी तरफ देखकर पूछा, घर में सब ठीक है? जी। नई बहू के कोई नए तमाशे तो नहीं हो रहे हैं? वो तो किसी से खास बात भी नहीं करती है। हम जैसे खुद थे वैसी पत्नी चुन ली। यशवर्धन जी को बेटे पर भी गुस्सा था प्रणति से शादी करने की वजह से।
कावेरी जी ने समझाया, जो भी है आप ज्यादा मत सोचिए, और जब हमने कहा था तो क्या जरूरत थी आपको आर्यमन के घर जाकर सब कहने की। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, आप बहुत सोच रहे हैं। यशवर्धन जी गंभीर हो गए। जब मर्द अपनी जवानी में गलती करे तो बेटी के नसीब की चिंता हो ही जाती है। उनकी आवाज में और बात में जो गंभीरता थी वो सुनकर कावेरी जी ने भी चुप सी पड़ गई। यशवर्धन जी ने एक गहरी सांस ली। दूसरों की बात से इंसान अपनी गलती झूठला दे, पर जब वो गलत हो तो अपनी नजरों से कैसे झूठलाएं। हम जानते हैं आपको हमने। आप खुद को बीच में मत लाइए। आप तो जिंदगी है हमारी। पत्नी की बात को काटकर उन्होंने कहा और उनके हाथ को चूम लिया। देर रात गए वो डॉक्टर के साथ खड़ा था। उषा जी के डॉक्टर के साथ एक और डॉक्टर थे। अभियुक्त ने गंभीरता से पूछा, उनकी कंडीशन देखकर कहिए। मिस्टर राठौड़, मेरी पेशेंट उषा श्रीवास्तव की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर वर्मा की हेल्प से हम काम करेंगे, पर वो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उनको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा, आप समझ गए? अभियुक्त ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। बातें करके वो काफी कुछ क्लियर कर चुका था। उषा जी का ठीक होना नामुमकिन नहीं था। गाड़ी में बैठते अभियुक्त ने एक गहरी सांस ली। वो ठीक हो जाएंगी ये सोचकर उसे राहत तो मिली, पर अब अगला मुश्किल काम था उसकी मां को हॉस्पिटल तक लेकर आना। प्रणति खुद उससे मदद नहीं लेगी और उसके घर वाले वैसे ही नाराज थे, तो कोई क्यों सुनेगा। सोचता हूं इस बारे में भी। वो देर रात गए कमरे में आया, बिस्तर पर किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने हाथ पांव समेटकर वो सो रही थी। उसे देखकर उसने लंबा सांस खींचा। तुम्हें बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, पर कोई ऑप्शन नहीं था, और ये सब कुछ उस प्रीति के कारण हुआ है। प्रीति को याद कर उसने दांत पीस लिए। कपड़े बदलकर वो बाहर आया। उसने आहिस्ता से अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए, बेड के दूसरे कोने पर होकर बैठा। प्रणति की आंख एकदम ही खुली। उसने घड़ी देखी जो रात के 3 बजा रही थी। रात के 3 बजे वो घर आया, ये सोचकर उसने उसकी तरफ देखा, फिर नफरत से अपनी आंखें बंद कर ली, पर फिर उठकर बैठी। अभियुक्त उसके उठते ही चौंका। कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, उसने नफरत से कहा। तो अभियुक्त ने एकदम ही गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा। वो जो वहां से जा रही थी वो खींचती हुई उसके करीब आ गई। उसका चेहरा उसके एकदम ही करीब था, जो देखकर प्रणति घबरा गई। भाग 91। अभियुक्त उसके उठते ही चौंका। कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, उसने नफरत से कहा। तो अभियुक्त ने एकदम ही गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा। वो जो वहां से जा रही थी वो खींचती हुई उसके करीब आ गई। उसका चेहरा उसके एकदम ही करीब था, जो देखकर प्रणति घबरा गई। प्रणति के चेहरे पर घबराहट उतरी, पर खुद को संभाला। वो उसके एकदम सामने था, एकदम करीब, तो घबराना लाजमी था। अभियुक्त जिसने रोकने के लिए उसे खींचा था, उसे एकदम ही एहसास हुआ उनके बीच फासला नहीं था। वो पल भर को ठिठक गया, नजर उस पर रुकी। आंखों में जरा घबराहट तो थी, पर उसके बाद भी वो सामान्य हो रखी थी। मुझसे मतलब है, उसकी तरफ देखकर उसने गहरे शब्दों में कहा, जो सुनकर प्रणति ने तेज नजरों से उसे घूरा, पर कुछ बोलती उससे पहले ही अभियुक्त ने कलाई पर पकड़ मजबूत की। फासला जो जरा सा था वो और भी ज्यादा सिमट गया। अब वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। प्रणति ने गुस्से से उसे देखा और जोर से धकेला। अभियुक्त जरा दूर हुआ। उसने दांत पीसे की, तभी वो बोली, शादी की है इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। और तुम शायद भूल गई हो, 1 साल के लिए तुम बीवी लगती हो मेरी। तो क्या आप जबरदस्ती करेंगे हमारे साथ? वो एकदम ही बोली। तो अभियुक्त को अब एहसास हुआ प्रणति बातों को किस तरफ लेकर जा रही थी। जो उसके दिमाग में चल रहा था वो सोचकर उसके हाथ जो उसकी बांह पर थे वो अपने आप ढीले पड़ गए। प्रणति दूर हो गई। अपने भेजे में थोड़ी अक्ल डालो प्रणति श्रीवास्तव, वो चिढ़ता हुआ सा बोला। उनके बीच बात तो अब तक हुई ही नहीं, अजीब सा गुस्सा ही था। अब भी वही हाल था, दोनों ने ही एकदम घूरते हुए एक दूसरे को देखा। आप जैसे इंसान मिल जाए तो अक्ल भी काम नहीं आती। तंज कसते हुए उसने एकदम घूरकर उसे देखा। अभियुक्त उसकी बात सुनकर तेज नजरों से उसे घूरकर देख रहा था, पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो उठकर सोफे पर आकर बैठी, कुशन ठीक करके लेट गई। अभियुक्त के लिए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही थी। उर्वी अपने गीले बालों को सुखाते हुए बिस्तर पर सो रहे आर्यमन को देख रही थी। आजकल कम से कम वो सुकून से कमरे में तो नजर आता था। वो अपने बालों को सुखाने लगी, फिर जाने क्या सूझा आहिस्ता से उसकी तरफ आई। आर्यमन के पास होकर वो झुककर बैठी और अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर लगाया। उसकी आंखें एकदम ही खुली तो सामने वो नजर आई। उसका चेहरा नजर आते ही वो ठहरा। मुस्कुराती हुई उर्वी ने आंखें घुमाई। वो उसे बेहद ही खामोश नजरों से देख रहा था। हल्के आसमानी और गहरे नीले रंग की मिक्स साड़ी, गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी उसके गोरे रंग पर एकदम फब रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और ताजगी के साथ गीले बालों में वो प्यारी लग रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी,
उर्वी ने आहिस्ता से कहा और अपनी उंगली चलाते हुए उसे देखा। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। सेम टू यू, आप तैयार हो जाइए, हम उठ ही गए। वो उठने लगा था तो उर्वी ने नाराज सी नजर उस पर डाली। अपनी नाराज होती बीवी को देखकर आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ा और उठते उठते वो ठहरी। उसे अपने पास बैठाकर आर्यमन ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उर्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली। वो उसका माथा चूमकर उससे दूर हुआ। कोशिश करेंगे आपको खुश रखे। आर्यमन की तरफ देखकर वो अब खुलकर मुस्कुरा दी। और क्या प्लान है? कुछ सोचा नहीं था, हमें लगा था आप वही रहेंगी इसलिए। आर्यमन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उर्वी वाकई नहीं आती पर फिर आई। उसने एक गहरी सांस ली। शाम को एक छोटा सा डिनर रख ले, बस हमारी दोनों फैमिलीज और आपके दोस्त, जैसा आपको ठीक लगे। आर्यमन ने जवाब दिया तो वो मुस्कुराकर हल्का सा हंसी। फिर कहेंगे बीवी ने खर्चा करने से पहले सोचा नहीं, कमाते किसके लिए हैं हम? वो एकदम ही बोला, फिर चुप सा हो गया और उर्दी ये सुनकर उसकी ओर देखने लगी। होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हमको आदत नहीं अभी के अलावा किसी से कुछ मांगने या लेने पर आप आदत लगा रहे हैं। मना कर सकती है। नहीं, क्यों करें? आपकी जेब ढीली करना हक है हमारा। वो हंसकर बोली। आर्यमन की नजर उस पर थी। उसे इस तरह अपने साथ देखना उसके लिए एक सपना ही था। उसकी नजर उस पर रुक सी गई। मन किया रोककर उसे अपनी आगोश में भर ले। उसने हाथ आगे बढ़ाना चाहा पर तब तक वो उठकर खड़ी हो गई। आर्यमन ठहर सा गया। उर्वी आईने के सामने आकर तैयार होने लगी। आर्यमन उसे देखता रहा, फिर लंबी सांस लिए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आर्यमन की आदत, उसकी पसंद का उसे आइडिया था। उस हिसाब से उर्वी ने बेहद ही सादगी के साथ छोटी सी पार्टी अरेंज की। उसकी फैमिली का हिस्सा होने के नाते सब यही थे। दी, जीजा जी ने आपको गिफ्ट में क्या दिया? आपने तो बहुत कम में निपटा दिया। अदिति ने अपनी आदत अनुसार बात छेड़ी। उर्वी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। वो क्या है ना, आर्यमन ने डिसाइड किया था, पर ग्रैंड सेलिब्रेशन और दिखावे से बेहतर हमें लगता है अपनों के साथ होना। उसके जवाब पर अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए अदिति ने कहा, और गिफ्ट बॉक्स के बीच रखा वो बॉक्स देखती अदिति को बड़ी दिलचस्पी थी। उर्वी कब अपना गिफ्ट बॉक्स खोले। उसकी हरकतें नोटिस करती प्रणति जरूर चिढ़ रही थी। पता नहीं दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की क्या आदत है इनकी। देखो ना दी, नव्या ने कहा तो उर्वी ने कुछ दूर खड़े आर्यमन की तरफ देखा। ऑलिव कलर की पेंट और व्हाइट शर्ट में बेहद सादगी से खड़ा था। उसने गिफ्ट बॉक्स धीरे से उठाकर खोला, फिर जब अंदर देखा तो एक पल को उसकी भी आंखें बड़ी हुई। भाग बानवे, देखो ना दी, नव्या ने कहा तो उर्वी ने कुछ दूर खड़े आर्यमन की तरफ देखा। ऑलिव कलर की पेंट और व्हाइट शर्ट में बेहद सादगी से खड़ा था। उसने गिफ्ट बॉक्स धीरे से उठाकर खोला, फिर जब अंदर देखा तो एक पल को उसकी भी आंखें बड़ी हुई। वो डायमंड नेकलेस देखकर अदिति की आंखों में चमक आई, पर उर्वी हैरत में थी उस कस्टमाइज्ड नेकलेस को देखकर जिस पर उसके पहले नाम के अक्षर के साथ उसकी छोटी सी तस्वीर थी। इर्द गिर्द छोटे छोटे डायमंड्स लगे थे। बीचों बीच जो उस पहले अक्षर के नीचे एक ओवल शेप ट्रांसपेरेंट डायमंड था, जिसे बहुत करीब से देखने पर नजर आ रहा था। उस पर उर्वी का नाम उकेरा गया था। उसकी आंखों में हैरानी थी उस कीमती डायमंड नेकलेस को देखकर नहीं, बल्कि ये देखकर आर्यमन ने ये बनवाया था, मतलब उसे याद था उसने पहले ही कराया होगा। उसके लबों पर एक स्माइल आ गई। वाह, ये कितना यूनिक है, सुंदर भी। नव्या ने तारीफ की। उसकी आवाज सुनकर उर्वी का ध्यान उस पर गया तो वो मुस्कुराए। अदिति ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, बहुत सुंदर है दी, जीजा जी ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। उर्वी की नजर आर्यमन पर आई जो दूर खड़ा था। यशवर्धन जी के साथ खड़े अपने पति को देखकर उसके होठों पर मुस्कान बढ़ गई। प्रणति यहाँ सहज थी, पर लोग वही थे जिनके बीच असहज होना लाजमी था। वो अपने आप को सामान्य कर बाहर आए। कब तक बताने वाली थी आप? आर्यमन की आवाज सुनकर शिकन उसके चेहरे पर नजर आए। भाई हम क्या बताते, ऐसा कुछ नहीं था। वो झिझकते हुए बोली तो वो उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ। आपकी माँ, आपके घर वाले कितना परेशान है, समझ आ रहा है आपको? प्रणति बेटा, शादी मजाक नहीं होती, जानते हैं हम। वो समझ नहीं पाए उसे जवाब क्या दे। झूठ बोलना भी मुश्किल था और सच जैसे वो कह नहीं पा रही थी। आर्यमन उसके चेहरे पर आने वाली शिकन देख पा रहा था। अभियुक्त ने जबरदस्ती की। क्या हुआ है प्रणति, बताइए आप हमें। वो बदतमीजी करते हैं जानते हैं हम, पर ऐसे शादी का मजाक बनाएंगे ये हम उम्मीद नहीं थी। फिर आप कैसे मानी? वो उसके लिए सच में फिक्रमंद था। प्रणति ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं कुछ जबरदस्ती नहीं हुआ भाई, सब ठीक है। हम जानते हैं आप हमारी परवाह करते हैं, पर हम ठीक है, अगर कोई परेशानी होगी तो आप है ना। आर्यमन ने नाराज सी एक नजर उस पर डाली मगर कुछ कह ना सका। प्रणति अब मुस्कुराते हुए बोली, दी का ख्याल रखा करिए, खुश रहती है जो बहुत जरूरी है। उर्वी के जिक्र पर जरा सा शांत पड़ा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। हम
अवयुक्त बहन को खुश देखकर राहत महसूस कर रहा था। फैमिली डिनर के बाद अब पूरा परिवार वहां से जा चुका था। उर्वी के लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। बहू जा थोड़ा आराम कर ले अब, मासी जी ने कहा। जो सुनकर उर्वी ने कहा, जी मासी जी आप रेस्ट करिए, हम जा रहे हैं। उनको कमरे तक छोड़कर वो रवीना जी के पास आए। माँ और बेटा आप जाइए, अब बहुत हो गया आज के लिए। उन्होंने शुरू होने से पहले ही उसकी बात को काटा। उर्वी हल्का सा मुस्कुरा दी तो उन्होंने उसका माथा चूमा। भगवान आप दोनों को खुश रखें। भाभी भाभी आशीर्वाद अपने पास रखिए, पर शगुन के एक आध लिफाफे इधर पास कर देना, रागिनी मजाकिया अंदाज में बोली, जिस पर उर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब रखिए आप। प्रणति के साथ कार में बैठे अवयुक्त की नजर उस पर उठी, जिसने सीट से सर लगाकर अपनी आंखों को मूंद लिया। इतनी शांत वो उसे तो कभी नहीं लगी थी जितनी अब हो गई। मिस्टर राठौड़ या उस घर में किसी की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, उसने अपने ही अंदाज में कहा। प्रणति ने अपनी बंद आंखों को खोलकर उसे देखा। वो सपाट चेहरे के साथ कार ड्राइव कर रहा था। उन दोनों की शादी जब से हुई सिर्फ नफरत और गुस्सा ही था एक दूसरे के लिए मन में था, पर वो उन लोगों के बीच जितनी रिस्पेक्ट से उसके साथ बिहेव करता वो नाटक ही क्यों ना हो, प्रणति को एक राहत तो थी। उसकी बदतमीजी, उसके इस नाटक को समझना उतना ही मुश्किल। आप या आपके परिवार की किसी बात को सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है हमें, उसने नफरत भरे अंदाज में कहा। वो बाहर देखने लगी। अवयुक्त के चेहरे पर जरा शिकन आई गुस्से की, मगर खुद को शांत कर लिया। उर्वी ने कमरे में आते ही आर्यमन को तलाशा, जो खिड़की से लगकर खड़ा बाहर देख रहा था। वो आहिस्ता कदमों से उसके पास आ गई। क्या सोच रहे हैं? सोच में गुम आर्यमन को देखकर उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा। उसके आने की आहट महसूस कर चुका था। एक नज़र उस पर डाली, फिर बस गर्दन हिलाई। बस नाम के लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उसने जरा नाराजगी से भरे अंदाज में कहा। जो सुनकर आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। अब ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे समझ नहीं आए आपको हमारी? उर्वी ने कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगा। रेड कलर हमेशा उस पर सूट करता था, अब भी किसी नई नवेली दुल्हन सा निखार था उस पर। 2 पल को उसे देखने के बाद उसने ठहरे हुए अंदाज में पूछा, आपको पसंद नहीं आया? ये तो नहीं कहा हमने, वो नाराजगी से ही बोली। गालों पर झूलती लटे पीछे करके फिर से कहा, और जो हमने आपके लिए। बोलते बोलते ठहर गई जब उसके हाथ में ब्रेसलेट पर नजर पड़ी। उर्वी के लब मुस्कुरा दिए। आपने पहन भी लिया? बालों की लटे फिर गाल पर आए। उर्वी ने हाथ बढ़ाया, तब तक आर्यमन की उंगली ने वो लटे उसके कान के पीछे किया। उर्वी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। वो उसे देखता रहा। यही लफ्ज वो बोल देना चाहता था पर कह नहीं सका। उसकी नजर उस पर टिकी रही, उसके हिलते हुए होंठ, उसके चेहरे पर उसकी नजर थी। उर्वी अब मुस्कुराते हुए वहां से पलट कर जाने लगी। आर्यमन का दिल किया बस रोक ले, हाथ भी आगे बढ़ाए, फिर ठहर गया। उर्वी आईने के सामने आकर अपने कान में पहने झुमके निकालते हुए बोली, बहुत ही प्यारा नेकलेस है। आपने कहा कुछ नहीं सोचा, पर गिफ्ट इतना सुंदर बनवाया था। वो लगातार कुछ ना कुछ कह रही थी। आर्यमन की नजर उस पर ही थी। कदम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ गए। आईने में अपने पीछे नजर आते आर्यमन को देखकर उर्वी ने कहा, और आप ये नहीं सोचिएगा, आज जो इतने में हो गया तो हो गया। आपको ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं पसंद, और पहली एनिवर्सरी थी हमारी, सबका होना जरूरी भी था, तभी हमने मैनेज कर लिया, पर आपकी तरह ही ये उधार है। आर्यमन एकदम उसे ही देख रहा था। चंद कदमों का फासला था जिसे तय कर लेने के लिए कदम बढ़ा दिए वो उसके पीछे था। उर्वी को अब जब अनायास ही नजदीकी का एहसास हुआ तो चुप सी हो गई और शीशे से ही उसकी तरफ देखने लगी। भाग 93। आईने में अपने पीछे नजर आते आर्यमन को देखकर उर्वी ने कहा, और आप ये नहीं सोचिएगा, आज जो इतने में हो गया तो हो गया। आपको ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं पसंद, और पहली एनिवर्सरी थी हमारी, सबका होना जरूरी भी था, तभी हमने मैनेज कर लिया, पर आपकी तरह ही ये उधार है। आर्यमन एकदम उसे ही देख रहा था। चंद कदमों का फासला था जिसे तय कर लेने के लिए कदम बढ़ा दिए वो उसके पीछे था। उर्वी को अब जब अनायास ही नजदीकी का एहसास हुआ तो चुप सी हो गई और शीशे से ही उसकी तरफ देखने लगी। वो गहराई सी नजर उर्वी को पलके झुकाने पर मजबूर कर गया। आर्यमन ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लेना, फिर जाने क्या सोचकर ठहर सा गया। उर्वी ने जब पलके उठाए तो वो घड़ी उठाकर रखकर नजर आया। आर्यमन उसके करीब आ रहा था। ये सोचकर उसे लगा शायद वो उसे हक करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा है, थैंक यू। ब्रेसलेट निकालकर टेबल पर रखकर उसने कहा तो उर्वी ने नाराज सी नजर उस पर डाली। वो उसे देखकर ठहरा। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। ऐसा नहीं था उसकी आंखों में नजर आ रही शिकायत को वो नहीं समझा। अच्छी लग है आप, नरमी से उसने कहा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उर्वी ने भी अब कुछ नहीं कहा अपनी तरफ से। वो तो वो कर रही थी जो वो कर सकती थी। उर्वी का जवाब ना देना खटका, समझ गया उसे बुरा लगा था।
साड़ी की पिन निकालकर रखने के बाद जैसे ही वो सीधी हुई, आर्यमन ने बहुत ही धीरे से पीछे से उसे पकड़ा। उसका हाथ अपनी खुली कमर और पेट पर महसूस कर वो चुप सी रही। आयने में उसे देखा, दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। जहां उर्वी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठी, वही आर्यमन के चेहरे पर एकदम शांति थी। उसने धीरे से उसकी बैली पर हाथ रख छोड़ा और ठहर गया। कुछ अलग सा एहसास था ये जो दोनों को जोड़ता था। आर्यमन ने नजर उठाए और दोनों की आंखें आयने की मदद से ही मिली। हल्की सी मुस्कान लिए उर्वी ने कहा, अभी कुछ फील नहीं होता। हुआ तो सच्ची क्या? हम उसकी बाह पर पकड़ कुछ मजबूत कर उसने धीरे से उसके कंधे को अपने लेबों से छुआ। बस छुआ और फिर उसे छोड़ा। उर्वी मुस्कुराए, फौरन ही पलटकर उसकी शर्ट को थामे उसे रोका। आर्यमन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जी आपसे ही बात करनी है। क्या जी कर रहे हैं? बेहद नरमी और प्यार से उसने कहा। जो सुनकर आर्यमन ने लंबी सांस छोड़ी। आपको रेस्ट करना चाहिए, पूरे दिन बिजी थी आप। कर लेंगे, पहले आप कहिए ना, भाग क्यों रहे हैं हमसे? उसका सवाल सुनकर आर्यमन ने एकदम नॉर्मल होकर जवाब दिया, ऐसा नहीं है, ज्यादा सोच रही है आप। उसका सर चूमकर उसके गाल को छूकर कहा, इस वक्त बहुत ज्यादा सोचती है, गुस्सा आता है, चिढ़ जाती है, समझ आता है हमें। कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, पर इतना सोचेंगी तो परेशान होती रहेंगी। आप ना सब जानते हैं कैसे बात बदलनी है। उर्वी ने जरा नाराजगी जताए। ऐसा तो नहीं था कि वो उसके बर्ताव को नहीं समझ रही थी। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा, उसी तरह से उसके गाल को थामे उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है उर्वी। उसने इतना कहकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसका माथा चूमकर उससे दूर हुआ। उर्वी के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। बिखर गए और उलझे हुए अपने रिश्ते के यहां तक आने की भी उसे उम्मीद नहीं थी। वो जितना उसे देख रही थी उतना ही अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके साथ एक कमरे में रहना प्रणति के लिए सबसे मुश्किल काम था। वो नफरत भरी आंखों से उसे देख रही थी, जो बेड पर अच्छा खासा दूर हुई उल्टा हुए सो रहा था। प्यास लगने की वजह से खुली उसकी आंखें अब बंद नहीं हो रही थी। उसकी वजह से सब कुछ बिखर गया था, उसके अपने, उसका परिवार, सब कुछ छूट गया। उसकी माँ की ऐसी हालत थी, उसके बाद भी वो उनके पास नहीं जा सकती थी। सब कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उठकर भरी आंखों के साथ बालकनी में आए। आंसुओं की धारा निकली जो निकली ही चली गई। रोती हुई प्रणति के मन में इस समय उसके लिए नफरत और बढ़ी। हमारे घर परिवार, हमारे अपनों से हमें दूर करके आपने अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। अभियुक्त सिंह राठौर। उसके लिए बढ़ती नफरत उसके सख्त होते चेहरे पर नजर आ रही थी। कौन सी कीमत? अपने ही अंतर्मन की आवाज आई तो प्रणति बेचैन हो गई। उसे अपना ही अक्स सामने नजर आया। कौन सी कीमत चुकानी होगी? वो कुछ कह नहीं पाई तो फिर से उसके अक्स ने कहा, क्या तुमने अपना फायदा नहीं देखा? उसने अगर जबरदस्ती की तो क्यों तुम नहीं भागी? क्यों डरी? डरना कब सीखा था तुमने, और वो भी उससे? असल बात तो ये है, तुमने अपना फायदा देखा। अगर उसने समझौता किया तो तुमने भी वही किया, समझौता किया पैसों के लिए। अगर उसने पैसों की अकड़ दिखाई तो लालच तो तुम्हारे अंदर भी था। अपने घर की इज्जत से अगर उसे मतलब था तो तुमको भी पैसे चाहिए थे अपना घर। उन्होंने हमारा घर खरीद लिया। खरीद लिया नहीं, खरीद लेता, क्योंकि वो बेचा जा रहा था। अपने ही अक्स की बातें सुनती प्रणति जैसे अब चुप सी हो गई। उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर उससे डील किया जिसे स्वीकार किया था उसने। ये बात अब तक जैसे वो समझ नहीं पा रही थी, पर वो गलत था। वो गलत था उसकी नज़र में, और जब कोई हमारी नज़रों में गलत हो जाए उसे सही साबित करना बिल्कुल आसान नहीं होता। हम जानते हैं हमने समझौता किया घर के लिए, पैसों के लिए, पर जबरन थोप रहे थे वो जिस तरह से आए और सब कहा वो गलत था, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो खुद में बोली। आंखों में जो नमी थी उसे पोंछ लिया। हम कभी भी इस इंसान को इंसान नहीं समझ पाएंगे जिसने हमें एक इंसान नहीं समझा। नफरत होती है हमें इनको देखते ही, नफरत। उसे एहसास था उसने भी अपने मतलब के लिए ये सब किया, पर अभियुक्त के लिए मन में नफरत सी हो गई थी। और नफरत वो गहरा एहसास है जो मोहब्बत से भी ज्यादा असरदार होती है, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सीमा जी और राजेश जी उषा जी के इलाज के लिए परेशान थे। आज सुबह डॉक्टर ने कॉल कर मिलने बुलाया, तब से वो बहुत घबरा रहे थे। कहीं जिजरी की रिपोर्ट? सीमा जी डरकर इतना ही बोली, पर डर और घबराहट जो चेहरे पर नजर आ रही थी वो काफी कुछ बयां कर रही थी। राजेश जी खुद भी घबरा रहे थे। तुम भी ना चलो, जीजी को लेकर आओ। वो जाने लगी तब तक अंदर से जीवा के चीखने की आवाज आए, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, बुआ बुआ को देखो क्या हो गया। उसकी चीखने की आवाज सुनते ही सब घबरा गए और एकदम भागकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। भाग 94। रुको। प्रणति ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी थी जब अभियुक्त की आवाज ने उसे रोका। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब हर चीज आपसे पूछकर करनी है तो बता दिया महाशय, हमें अब क्या करना है? उसकी चिढ़न, उसका गुस्सा साफ नजर आया।
अभियुक्त ने अपनी शर्ट के आखिरी बटन को बंद कर एक नज़र उस पर डालकर कहा, हॉस्पिटल चलना है, हमें इसलिए रोका। हॉस्पिटल? उसके मुंह से इतना निकला ही था कि तभी उसने सपाट अंदाज में कहा, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, जल्दी चलो। अपनी माँ का जिक्र आते ही वो शांत पड़ी। अगले ही पल आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक है ना? आपको पता है? आपको पता है तो मुझे लेकर चलिए प्लीज। मैं आपकी हर बात मानूंगी प्लीज। वो उसके सामने लगभग गिड़गिड़ा दी। अभियुक्त उसकी तकलीफ को बेहद ही अच्छे से समझ सकता था। उसके आंसुओं को देखकर उसे तकलीफ भी हुई। उसने आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछा, हाथों की छुअन या करीबी नहीं। इस वक्त प्रणति का ध्यान सिर्फ अपनी मां पर था। हम वहीं जा रहे हैं, अभियुक्त ने कुछ शांत अंदाज में कहा तो वो भरी आंखों से एक बार फिर से उसे देखने लगी। अभियुक्त ने उसकी हथेली थाम ली। लेट्स गो। उषा जी की हालत देखकर सब एकदम बेचैन हो गए। इस वक्त फौरन इनको लेकर अस्पताल जाने के लिए निकल गए। वो बेहोशी की हालत में थी, सांसें तक उखड़ रही थी और ये सब देख देखकर सीमा जी बेहद ही परेशान थी। सब हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उनके डॉक्टर पहले ही मौजूद थे। पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करिए, डॉक्टर ने कहा और भी उनको वहां से लेकर चले गए। सीमा जी और राजेश जी ने एक दूसरे को देखा। तब तक डॉक्टर एक बार फिर से बोला, हमने आपको इसलिए बुलाया ही था ताकि उनकी सर्जरी कंप्लीट हो जाए और ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, पर अभी हालत थोड़ी खराब है। देखना होगा सर्जरी अभी हो पाएगी या नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर उन दोनों ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। राजेश जी ने अब कुछ हिचकिचाकर कहा, दरअसल पैसे तो अब तक पूरे सिसोदिया साहब पेमेंट हो गई। उषा जी का ट्रीटमेंट अब नहीं रुकेगा। डॉक्टर्स जो महीने भर बाद आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। आप लोग चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएंगी, बस दुआ करिए। दवाएं और इलाज के साथ दुआएं भी असर करती है, डॉक्टर ने कहा। तो वो दोनों, जीवा, सत्यम सब हैरान थे और अभी अभी अभियुक्त के साथ आई प्रणति भी। अनायास ही उसकी नजर अभियुक्त पर पड़ी जो आगे होकर डॉक्टर से मिला। उसे देखते ही सीमा जी और पूरे परिवार की नजर अब प्रणति पर गई। डॉक्टर से हाथ मिलाते अभियुक्त ने कहा, डॉक्टर बत्रा से बात हो गई है ना? हाँ मिस्टर राठौड़, वो भी आ गए और पूरी टीम भी। सब अरेंज हो गया है, हम अपना बेस्ट देंगे, डॉक्टर अभियुक्त से बोले तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रणति यही नहीं चाहती थी। उसे उसके पैसों की मदद नहीं चाहिए थी, उसे उससे किसी चीज की मदद नहीं चाहिए थी। डॉक्टर के जाते ही सीमा जी ने सख्त आवाज में कहा, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की। जानता हूं, उसने दो टूक में जवाब दिया। तो वो गुस्से से बोली, तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? हमें तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं। ना हो, आप मुझसे बड़ी है, समझदार भी। नफरत, गुस्सा जो भी हो वो माँ की जान से जरूरी नहीं। एक माँ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जो गुस्सा है उसे रखे रहिए, आई डोंट माइंड, पर जो हो रहा है होने दीजिए प्लीज, उसने सपाट अंदाज में कहा। प्रणति ब्लैंक सी हो गई। उसको इतने शांत हुए बात करते भी नहीं देखा था, पर जो उसने कहा वो बात सही भी लगी। चाहकर भी उसे मना कर देने की हिम्मत नहीं हुई। राजेश जी ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर शांत रहने को कहा, फिर अभियुक्त को देखकर बोले, बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। नहीं प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी जरूरत लगे आप मुझे कहिएगा, उसने आराम से जवाब दिया। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। प्रणति बस चुप थी। ऐसा लगा जैसे उसके पैसों के आगे वो एक बार फिर से झुक गई, पर इस समय कुछ नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू देखकर जीवा उसके पास आ गई। ठीक हो जाएंगी बुआ, देख लेना, अब तो जीजा जी ने सब संभाल भी लिया, जीवा ने धीरे से कहा। तो वो बस भावुक सी एक नजर उसे देखकर रह गई। कॉरिडोर में हलचल हुई। डॉक्टर बत्रा से साथ उनकी एक बड़ी टीम थी। वो आगे आकर सीधा उसके पास रुके। अभियुक्त, सिचुएशन इज इन अंडर कंट्रोल। हम थैंक यू डॉक्टर। वो उसके कहने पर अपने जरूरी काम छोड़कर पूरी टीम के साथ ऐसे ही नहीं आया था। ये बात समझते प्रणति को वक्त नहीं लगा। सब कुछ शांत होने लगा था। वो सामने देख रही थी। सीमा जी या राजेश जी इस समय चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह पाए थे, क्योंकि वो इस वक्त उनके लिए वो ढाल बनकर खड़ा था जिसकी उनको जरूरत थी। सत्यम बहन को देख रहा था, फिर अभियुक्त को देखा। देखकर कहीं से नहीं लगा खुशी खुशी उन दोनों ने एक दूसरे को चुना होगा। अभियुक्त का पूरा ध्यान अपने फोन पर था, जाने वो क्या कर रहा था। कुछ ही देर हुए थे आर्यमन के साथ उर्वी वहां पहुंची। उसने आते ही सबसे पहले प्रणति को संभाला। वो अब तक सब कुछ अपने अंदर रखे थी, आज लगा जैसे कुछ रिश्ते थे, कुछ लोग थे जो उसके लिए खड़े थे। रोइए मत आप, सब ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा, उर्वी ने हिम्मत दी। सीमा जी अब तक गुमसुम सी ही थी। अभियुक्त बहुत रिस्पांसिबल लगा, लगातार डॉक्टर के टच में था और उसी की वजह से आज ये इलाज शुरू हुआ। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता था। डॉक्टर इज एवरीथिंग फाइन। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते ही अभियुक्त ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं अब। अगर आप लोग मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, पेशेंट से अभी वो होश में है।
वो आगे बढ़े तो अभियुक्त की नजर प्रणति पर आई, जो अब भी उसी तरह से खड़ी थी। भाग 95। उषा जी के पास उनका पूरा परिवार था। नजरें ना चाहते हुए भी बेटी को तलाशने लगी। सीमा जी ने आहिस्ता से कहा, जा जीवा प्रणति को बुला ले। वो आए है? उषा जी ने पूछा तो राजेश जी बोले, हाँ जी जी, आप चिंता मत करो, आराम करो बस। वो अपनी माँ के पास अंदर नहीं गई थी, पर उसका मन जैसे बेचैन था। एक बार उनको देख लेना चाह रही थी। उर्वी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाइए मिल लीजिए। प्रणति कुछ नहीं बोल पाई, पर अंदर जा भी नहीं पा रही थी। अपनी माँ को इस हालत में वो दुखी नहीं करना चाह रही थी। प्रणति, बुआ से मिलोगी नहीं? जीवा ने उसके पास आकर कहा, जो सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वो उसका हाथ थामे उसे लेकर अंदर आए। अपनी माँ को देखते ही उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। माँ, हमें माफ कर दो, वो धीरे से बोली, पर उषा जी ने कुछ नहीं कहा। बेटी को नजर भर देखकर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी तो सब घबरा गए। जिज्जी। सीमा जी ने आवाज देकर उनको उठाना चाहा, पर वो बेहोश हो गई थी। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन दिया था इसलिए बेहोश हो गई। आप लोग अब बाहर जाइए, नर्स जो वहां ही थी उसने बताया। सब उनको नजर भर देखकर बाहर निकले। मन एकदम भारी रहा। डॉक्टर्स की पूरी टीम बेहद ही संजीदगी से उनके इलाज के लिए लगी हुई थी। आर्यमन नोटिस कर रहा था, अपने पिता तक की जान पर बात आने पर भी वो इतनी सीरियस नहीं था। वो डॉक्टर से लगातार बात में लगा हुआ था। हालात ऐसे थे कि सब कुछ शांत और उदास थे। बेटा आप बैठिए, सीमा जी ने उर्वी से कहा। वो बेंच पर बैठ गई, नजर लगातार कभी प्रणति तो कभी अपने भाई पर उठती। वो अपने परिवार से भी इतना अटैच नहीं था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मैनेज कर रहा हो। सीमा जी उसके बराबर में बैठी तो उर्वी ने आहिस्ता से कहा, हम जानते हैं आप बहुत नाराज होंगी, होना गलत भी नहीं, पर हमारे भाई वो दिल के बुरे नहीं है, खुश रखेंगे प्रणति को। अभी आप लोगों ने और खासकर आपके भाई ने बहुत मदद की, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सीमा जी ने कहा, जो सुनकर उसने आहिस्ता से कहा, आपको शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे भाई का फर्ज था। दरअसल बहुत छोटे थे वो जब हमारी माँ की मौत हुई, तो तब से ही वो बहुत गंभीर हो गए। इस वक्त प्रणति और आप सबकी तकलीफ इसलिए बहुत करीब से समझ रहे हैं वो। सीमा जी ने ये सुनकर कुछ हैरत से उसे देखा, फिर अभियुक्त को, जो इस समय जूनियर डॉक्टर से अपडेट ले रहा था। डॉक्टर क्या बोले बेटा? राजेश जी ने उसके पास आकर पूछा तो उसने जवाब दिया, सिचुएशन कंट्रोल में है, ठीक हो जाएंगी वो। उसकी बात ने जैसे पूरे सिसोदिया परिवार और प्रणति को एक राहत सी दे दी। उसकी माँ ठीक हो जाएंगी ये सोचकर उसके दिल को सुकून मिल गया, पर अभियुक्त ये सब कर रहा था, ये उसे गिल्ट में भी डाल रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर उसे अपने पैसों से खरीद लिया। अदिति गाड़ी से निकली। उसने बुरा सा मुंह बनाकर इस मोहल्ले को देखा जहां बहुत सारे घर थे। वो आगे बढ़कर एक मकान के सामने आकर रुकी और उसने दरवाजा खटखटाया। उसके चेहरे पर बिगड़ते हुए भाव बता रहे थे वो यहाँ कितनी मुश्किल से आई थी। दरवाजा खुला, सामने प्रीति ने जैसे ही अपनी बहन को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ा। वो उसे देख ही रही थी, तभी अदिति अंदर आई। सादे से सलवार कमीज में थी वो, मांग में जरा सा सिंदूर, जो बता गया उसने शादी कर ली। अदिति ने एकदम ही गुस्से से अपनी बहन को देखा, फिर उस घर को जो एक कमरे का था, छोटा सा किचन और हॉल था। ये सब देखकर अदिति ने उसे घूर कर कहा, इसके लिए तुमने वो आलीशान महल छोड़ दिया जो तुमको मिलने वाला था? दी मुझे आपने और मॉम डैड ने मजबूर किया। बहुत कोशिश की थी मैंने, पर आप लोग नहीं समझे तो ही मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और एक बात बता दूं, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं खुश हूं, कम से कम आपकी तरह पैसों के लिए किसी को फंसाकर शादी नहीं की। वो तो जीजू है जो आज तक नहीं समझ पाया आपको उनसे नहीं, उनकी दौलत से प्यार है। वो भी एकदम ही गुस्से से बोली। बहन की बात सुनकर अदिति ने दांत पीसकर उसे देखा। जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगी, प्रीति ने हाथ पकड़ा। गलती मत करना, आपने जो चुना, जो किया वो आपकी चॉइस थी, और जो मैंने किया वो मेरे लिए आरव से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। तो फिर याद रख लेना अपनी इस बात को, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे उस फटीचे के अलावा। और एक बात अभियुक्त सिंह राठौड़, अगर तुम तक पहुंचा और कुछ भी किया तो मैं भी कुछ नहीं करने वाली। खुलेआम उसे अभियुक्त के नाम की धमकी देकर अदिति एकदम गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकली। प्रीति भी अभियुक्त के नाम की इस धमकी पर जरा डरी। सच में अगर वो यहां तक आ जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं मुझे। हॉस्पिटल में सुबह से शाम हो गई थी। अब डॉक्टर्स बाहर आए। अपने ग्लव्स निकालते डॉक्टर बत्रा ने अभियुक्त को देखा और उसके पास आ गए। सबके चेहरे पर बेचैनी और सवाल था, नजर भी उन पर ही थी। वो गंभीरता से बोले, अभियुक्त सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, अभी रिकवरी में काफी वक्त लगेगा, पर अब वो खतरे से बाहर है। लंबी सांस खींचती प्रणति अब जाकर एकदम ही खड़े खड़े निढाल हो गई। वो जमीन पर गिरती, लेकिन उससे पहले आर्यमन ने उसकी बांह थामी तो वो उसके सीने से लग गई। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। अब ठीक हो जाएंगी आपकी माँ,
आर्यमन ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, सबकी जैसे जान में जान आए। ये सब कुछ अभियुक्त की वजह से हो पा रहा था। ये सोचकर सीमा जी और राजेश जी उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, पर वो डॉक्टर से बात करता हुआ आगे बढ़ गया। प्रणति संभली। जीवा उसके पास ही आकर खड़ी हुई और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो अब संभली, फिर फौरन ही तेज कदमों से उस दिशा में बढ़ी जहां अभी वो डॉक्टर के साथ गया था। डॉक्टर के केबिन के पास आकर जैसे ही अंदर आने लगी उसे आवाज आए, वैसे अभियुक्त, ये पेशेंट तुम्हारी लगती क्या है? माय वाइफ स मदर। उसके जवाब पर प्रणति ठिठक सी गई। हम तभी इतना किया तुमने? वैसे जरूरी भी था, वरना उनकी कंडीशन जितनी बिगड़ी उसके बाद बचती नहीं वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर बत्रा आप। पेशेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पर आपने सब संभाल लिया। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो करोड़ों में लगा दे। अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। उषा जी के डॉक्टर की बात सुनकर प्रणति की आंखें बड़ी हुई, जैसे अब बाहर निकल जाएंगी। कितना भी पैसा एक माँ की जिंदगी से बड़ा नहीं। आप लोग बस साफ साफ बताइए वो ठीक है ना? अभियुक्त ने कहा, जो सुनकर प्रणति स्थिर सी ही रह गई। भाग -96। क्या बोले डॉक्टर? वापस आई प्रणति को देखकर उसकी मामी ने पूछा, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने डॉक्टर से भला बात ही कहाँ की। उसके तो जहन में बस वही बात चल रही थी जो आज उसने अभी सुनी थी। प्रणति। सीमा जी ने एक बार फिर से आवाज लगाई, साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। वो जैसे होश में लौटी, सामने खड़ी अपनी मामी को देखकर उसने धीरे से कहा, वो बात कर रहे हैं, हम नहीं मिल पाए। उसके लड़खड़ाते हुए शब्दों को देखकर सीमा जी जांचती सी नजर उस पर डाली, फिर कुछ बोली नहीं। वो उसे ही देख रही थी। प्रणति चुप सी थी, दिमाग में वही बात चल रही थी जो आज उसने सुनी। अभियुक्त ने उसकी मां के इलाज पर बहुत खर्चा किया, शायद इसलिए इतनी जल्दी ये सब हो पाया था। रात के समय सत्यम यही रुका था और प्रणति वो तो जैसे कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। अभियुक्त दूर खड़ा उसे देख रहा था, जिसकी चुप्पी अब तक नहीं टूटी। अपनी मां को खोने का डर उसने उसकी आंखों में एकदम साफ देखा था, पर आज जब से सर्जरी कंप्लीट हुई उसके बाद से वो एकदम चुप हो गई थी। प्रणति अब परेशान मत हो। उसके पास बैठे सत्यम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो उसने बिना कुछ कहे बस उसके कंधे पर सर रख दिया। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। सब ठीक है ना? अभियुक्त, वो ठीक है तेरे साथ। प्रणति, हम जानते हैं ऐसे ही कुछ नहीं करोगी तुम। कुछ है तो बताओ ना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। उसने अपनेपन में कहा। वो आज पूरे समय नोटिस कर रहा था अभियुक्त और उसके बीच कुछ ऐसा खास नजर नहीं आया जिसके लिए वो उससे शादी कर ले। अपने भाई की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। सत्यम ने प्यार से उसके सर को सहलाया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है नेक इंसान है, पर तुम जानती होगी इसलिए पूछ रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं पाए। उस आदमी से नफरत करने के दावे उसने किए थे, करने भी लगी थी, पर उस एक पल में जैसे उसके अंदर की सारी नफरत खत्म हो गई। जैसे उसकी एक हरकत उसे उससे नफरत करने पर मजबूर कर गई, वैसे भी उसकी इस एक हरकत ने उसकी नफरत को कम कर दिया। उसे पसंद नहीं था वो, उसकी आदतें, उसका तरीका, जिस तरह से उसने उससे शादी की है, सब अब भी वैसा ही था, पर जो नफरत और गुस्सा उसके मन में था वो जरूर कुछ कम हो गया। आर्यमन के जहन में भी वही बातें चल रही थी। अभियुक्त बहुत बदतमीज, घमंडी किस्म का इंसान था। उसके पिता की जब हालत खराब हुई थी तब उसने एक बार भी डॉक्टर से बात नहीं की, उनके बारे में पूछा तक नहीं, लेकिन आज जब प्रणति की मां हॉस्पिटल में थी वो शख्स हर एक बात का ख्याल कर रहा था। आपकी बात हुई प्रणति से? उर्वी ने कमरे में आते ही पूछा। हम अभी होश नहीं आया, आर्यमन ने जवाब दिया, तो वो उसके बराबर में आकर बैठी। उर्वी के चेहरे पर मायूसी जो आज थी वो अब तक कम नहीं हुई। आर्यमन ने उसकी तरफ देखकर कहा, परेशान मत हो, ये अब ठीक हो जाएंगी वो। भगवान से हम हर पल यही दुआ करते हैं। आज ना हमें हमारे छोटे की आंखों में फिर वही तकलीफ नजर आए। उर्वी धीरे से बोली। उसका गला भर आया। आर्यमन की बांह को पकड़कर उससे अपना चेहरा लगाकर उसने उसी तरह से कहा, बहुत छोटे थे वो, वरना माँ को कुछ नहीं होने देते। वो डर, माँ को खोने का डर उनकी आंखों में हमेशा नजर आता है। आर्यमन ने आहिस्ता से कहा, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो चाहकर भी इंसान को सामान्य नहीं रहने देती है, समझते हैं हम भी। उषा जी को अगले दिन होश आया। वो जब होश में आए, आंखों के सामने उनका पूरा परिवार था। बेटी को देखकर नजर दूसरी ओर कर ली। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया और बाहर निकल आए। अभियुक्त जो डॉक्टर से बात कर रहा था, उसकी नजर एकाएक उस पर आई। वो अपनी आंखों में आई नमी को छिपाते हुए बैठी। थैंक यू, डॉक्टर से हाथ मिलाकर उसने कहा, मगर नजर फिर उस पर उठी। जीवा बाहर आकर जब उसके पास बैठी तो प्रणति ने पूछा, माँ ठीक है ना? हो जाएंगी, तुम रोना बंद करो, जीवा ने कहा तो उसकी आंखें छलक आए। उसके आंसुओं को पोंछकर जीवा बोली, प्रणति देखो, हम नहीं जानते तुमने क्यों किया ये सब, पर अभी जो भी हो बुआ की हालत ठीक है, उसका कारण तुम्हारे पति है।
और यही सच था जो कल से जैसे उसे बार बार महसूस हो रहा था। आज भी सिवाय सुनने के उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अंदर से सीमा जी ने आवाज दी जो सुनकर जीवा वापस गई, पर प्रणति अब भी उसी तरह से बैठी रही। कुछ पल गुजरे, अभियुक्त उसके सामने आकर खड़ा हुआ। घर चलोगी? उसने सपाट से अंदाज में सीधा सवाल किया, जो सुनकर उसने नजर उठाई। नहीं, हमें नहीं जाना कहीं। जाओ, जाकर आराम कर लेना। अंदर से बाहर आती सीमा जी ने कहा तो उसने मामी की तरफ देखा। वो एक बार फिर से बोली, लेकर जाइए। कम से कम उन्होंने कुछ कहा। प्रणति की आंखों में आंसू आने लगे थे मगर संभल गई। अभियुक्त ने हाथ बढ़ाया, चलो। वो हाथ उसकी आंखों के सामने आया, जो कुछ सेकंड तक देखने के बाद वो बिना उसके हाथ को थामे ही उठी। अंदर अपनी मां को झांककर देखा, फिर मामी की तरफ। सीमा जी ने उसे गले लगा लिया तो आंखों में जमा आंसू गालों तक आ गए। सीमा जी ने उसके सर को सहलाया, जाओ, आ जाना फिर। अभियुक्त के साथ इस समय वो गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी आगे बढ़ गई, बाहर से आती हवाएं चेहरे को छू रही थी। प्रणति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रात को वापस आओगी? अभियुक्त ने काफी देर बाद खामोशी तोड़ी। उसने ये सवाल सुनकर अपनी बंद होती आंखों को खोला। हम। बिना मुंह खोले ही उसने जवाब दिया। उसके बाद जो खामोशी थी वो पूरे रास्ते बनी रही। गाड़ी सीधा घर के पार्किंग में रुकी। बाहर आते ही वो उसके साथ धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। अंदर हॉल में दादाजी दादी जी के साथ रजनी जी भी थे। उन दोनों को देखकर सबकी नजर एक दूसरे पर आए बिना किसी पर ध्यान दिए अभियुक्त अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और प्रणति भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अभियुक्त, रुको। आवाज गूंजने के साथ साथ उन दोनों के ही कदम रुक गए। वो अपने पापा की आवाज सुनकर पलटा तक नहीं, पर चेहरे पर कुछ लकीरें उभरी, मानो उसे पता था वो क्या कहेंगे। अब हमें ये बताने का कष्ट करोगे ये चल क्या रहा है? यशवर्धन जी ने अपनी मजबूत होती सख्त आवाज में पूछा, जो सुनकर उसने सपाट से अंदाज में कहा, नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा, पर फिर जो आवाज आई वो सुनकर कदम रुक गए। भाग 97। अभियुक्त, रुको। आवाज गूंजने के साथ साथ उन दोनों के ही कदम रुक गए। वो अपने पापा की आवाज सुनकर पलटा तक नहीं, पर चेहरे पर कुछ लकीरें उभरी, मानो उसे पता था वो क्या कहेंगे। अब हमें ये बताने का कष्ट करोगे ये चल क्या रहा है? यशवर्धन जी ने अपनी मजबूत होती सख्त आवाज में पूछा, जो सुनकर उसने सपाट से अंदाज में कहा, नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा, पर फिर आवाज आई, 10 दिन की शादी में इतना क्या अपनापन हो गया कि पैसों को पानी की तरह बहा रहे हो किसी अनजान औरत पर। ये सुनकर उसके कदम रुक गए। प्रणति जो उसके साथ थी वो भी ठहर गई। शर्मिंदगी के एहसास से उसकी गर्दन झुक गई, जबकि रजनी जी ने कावेरी जी की तरफ देखा, जो खुद पति की बात पर हैरान था। अभियुक्त, जिसने अब तक अपने पिता की तरफ पीठ करके रखी थी, उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। हमेशा की ही तरह उसका चेहरा सख्त था, एकदम सख्त। उसने सपाट से अंदाज में कहा, माँ। माँ लगती है वो मेरी पत्नी की माँ। याद रखिएगा, आज आखिरी बार बता रहा हूँ, आगे ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, एक एक पाए अपनी मेहनत और अपने दम पर कमाया है मैंने, जिस पर बहाऊं आपको सफाई देना मुझे जरूरी नहीं लगता, मिस्टर यशवर्धन सिंह राठौर। प्रणति की झुकी हुई गर्दन उठी और वो उसकी तरफ देखने लगी। वो बदतमीज आदमी आज उसे बेहद अलग लगा। यशवर्धन जी को बेटे की बात पर गुस्सा आया, तो कुछ भी करोगे तुम। और ये लड़की इसलिए शादी की इसने तुमसे, तभी हम सोचे अचानक से कोई लड़की इस तरह से मंडप में कैसे आ जाएगी किसी ऐसे आदमी से शादी करने जिसकी शादी किसी और से हो रही हो। अपनी पत्नी को देखिए, पता चला जाएगा। मेरी तो खैर शादी हो ही रही थी, आपका तो खैर मेरी बीवी फिर जायज ही है। उसके जबान से बेहद तीखे शब्द निकले। कावेरी जी की गर्दन झुकी, जबकि यशवर्धन जी ने एकदम दांत पीस लिए। बदतमीजी कर रहे हो तुम अभियुक्त, इसलिए कह रहा हूं तमीज से रहिए। मैं अपना बाप भी नहीं मानता, आपको तो मेरी बीवी का बाप बनने की जरूरत नहीं। उसके लिए क्या करना है क्या नहीं वो मैं देखूंगा, कोई और नहीं। घर का माहौल बेहद गर्म होने लगा, जो अक्सर ही होता था जब भी वो बाप बेटे साथ में होते। प्रणति ने एक नज़र उस पर डाली, तभी यशवर्धन जी बोले, अब तक माँ के नाम पर नाटक चलता था, अब बीवी के नाम पर तमाशा शुरू। तुम्हें कुछ समझ आता है? प्रतिमा की ही परवरिश। मेरी माँ को बीच में लेकर आएंगे तो पूरे खानदान सहित राठौड़ विला में आग लगा दूंगा। यशवर्धन सिंह राठौड़। वो एकदम तेज आवाज में चीखा। प्रणति जो बगल में थी वो हल्का सा हिल गई। माहौल और भी ज्यादा ही गंभीरता से भरने लगा। अभियुक्त का गुस्सा अब हद पार कर रहा था। वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगा, प्रणति ने एकदम हल्के से उसकी हथेली से अपनी हथेली लगाकर उसके हाथ को पकड़ा। प्लीज इस तरह मत करिए, बहुत धीरे से उसने कहा। वो जो अब तक गुस्से से भरा था, उसकी नजर उस पर आए। पिछले 2-3 दिन से एक पल का आराम नहीं मिला था उसे, और अभी वो फिर वापस अपनी माँ के पास जाएगी ये सोचकर अभियुक्त हंसा गया। अंदर जाओ, उसने कहा तो प्रणति ने उसी तरह से कहा, आप चलिए।
शायद ही आज से पहले उनके बीच इस तरह से बात हुई हो। अवयुक्त ने एक लंबी सांस ली। वो उसके साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे यशवर्धन जी तिलमिलाकर रह गए। उमाशंकर जी ने बेटे को घूर कर कहा, मौका और वक्त देखकर बात करने की तमीज खुद को तो कभी आई नहीं, ये बेटे को सिखाएंगे। बाबूजी आप तो रहने ही दीजिए, आपकी वजह से ही हमारी जिंदगी में आधे तमाशे चल रहे हैं। यशवर्धन जी अपने ही अंदाज में बोले। दादाजी ने सख्त चेहरे के साथ उन्हें देखा पर कुछ नहीं बोले, मगर उनकी मां बोल पड़ी, अपनी करनी का दोष अपने पिता पर मत डालिए। अवयुक्त ने कमरे में आते ही एक लंबी सांस ली। उसके सामने इतनी बात बढ़ गई तो जरा असहज भी हुआ। प्रणति ने अपना हाथ पीछे करके कहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने जो भी किया हमारी माँ के लिए। हम इतने पैसे लौटा भी पाएंगे या नहीं पता नहीं, पर आपकी ओर से ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा हमें। उसने बिना उससे नजरें मिलाए ही कहा। अवयुक्त उसकी तरफ देखने लगा। वो लड़की जो आत्मविश्वास के साथ उससे नजर मिलाती लड़ती आज लगा जैसे उसके एहसासों तले दबी हुई हो। अवयुक्त के लिए अगर कुछ सबसे मुश्किल था तो वो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना या फिर अपने मन की बात कहना। एहसान की कोई बात नहीं है, किसी इंसान की जान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं, खासकर जब बात किसी की माँ की हो। उसने बेहद ठहरे से अंदाज में कहा। प्रणति भावुक सी होने लगी। अपनी माँ की बीमारी के बारे में जब से पता चला था तब से ही उसके अंदर यही डर था, वो अपनी माँ को खो देगी, पर अब पूरी उम्मीद थी वो ठीक थी और उसकी वजह सिर्फ सामने खड़ा ये आदमी था जिससे उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत हो गई थी। उसकी आंखों में चमकते आंसू देखकर अवयुक्त ने आहिस्ता से कहा, ठीक है तुम्हारी माँ, उनको कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। उसने इतना ही कहा तभी वो उसके सीने से लग गई। प्रणति का सर उसके सीने से लगा तो अवयुक्त अपनी जगह पर रुक सा गया। ये अनजाना सा एहसास था, ये वो हमदर्दी थी जिसने शायद उन दोनों को जरा सा जोड़ दिया था। प्रणति के आंसुओं ने जब अवयुक्त की शर्ट को गीला किया तो वो होश में आया। उसने उसकी तरफ देखा जो उसके सीने में सर छुपाए रो रही थी। अब तक वो इतना खुलकर नहीं रोई थी और उसे चुप कराने की जगह अवयुक्त ने उसे रोने दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, रोती हुई प्रणति ने मुश्किल से कहा। भाग 98। प्रणति के आंसुओं ने जब अवयुक्त की शर्ट को गीला किया तो वो होश में आया। उसने उसकी तरफ देखा जो उसके सीने में सर छुपाए रो रही थी। अब तक वो इतना खुलकर नहीं रोई थी और उसे चुप कराने की जगह अवयुक्त ने उसे रोने दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, रोती हुई प्रणति ने मुश्किल से कहा। अवयुक्त कुछ कह नहीं पाया, पर वो लड़की जो इस समय रो रही थी उसका रोना उसे अखरा। वो समझ सकता था, उसकी तकलीफ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। वो उसके पास तो फिर भी पूरा परिवार है और उम्र भी इतनी कि शायद वो संभाल ले, पर उसने तो उस उम्र में अपनी माँ को खो दिया था जब वो खुद को भी ढंग से नहीं संभाल सकता था। तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, काफी देर बाद अवयुक्त ने हिचकिचाते हुए कहा। वो समझ नहीं पा रहा था किस तरह से वो उसे संभालने के लिए कुछ कहे। प्रणति जो अब तक उसके सीने पर सर रखकर रो रही थी, उससे एकदम ही एहसास हुआ वो उसके करीब थी। वो अब उससे दूर हुई। झिझकते हुए उसने गर्दन नीचे कर ली। उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा अवयुक्त देख पा रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर जाना है, मैं खाना मंगवाता हूँ, उसने आगे से कहा और वो वहां से निकल गया। उसको जाते देखती प्रणति को एक बार फिर वही सब याद आया जो अभी नीचे हुआ था। उसकी माँ या उसके लिए उसका बोलना उसे कुछ अजीब लगा। प्रणति ने आंखों में आए अपने आंसुओं को पोंछकर एक गहरी सांस खींची और वो वॉशरूम में जा घुसी। सीमा जी उषा जी के सिरहाने बैठी थी। वो ऊपर देख रही थी और सीमा जी उनको। उषा जी ने अब उनकी तरफ देखकर कहा, भौजाई तुम क्यों आने दी उसको? नहीं आने देते कैसे? जिज्जी आज आप सही सलामत हमारी आंखों के सामने हो तो प्रणति के पति के कारण। पूरा जान पहचान था, लगता है इतने सारे डॉक्टर को खड़ा कर दिए रात भर में। बहुत महंगा डॉक्टर था वो जो इलाज किया। आपके भैया और सत्यम कह रहे थे आएंगे तो बात करेंगे। हमको तो लगा पैसे वाला घमंडी मतलबी लड़का होगा, पर बहुत ही समझदार लगा हमको। दोनों भाई बहन माँ के बिना रहे हैं, इसलिए उसकी बड़ी बहन भी बहुत रोई थी। सीमा जी ने सारी बात बताई। अपनी भाभी की बात सुनती उषा जी ने कुछ कहा नहीं, बस उनको देखती रही। सीमा जी ने एक बार फिर से कहा, हम भी नहीं थे शादी के हक में, हमको वो लड़का सही नहीं लग रहा था, पर अब लगता है बहुत ध्यान रखेगा हमारी प्रणति का, जो बिना कुछ कहे इतना कर गया। देखो जिज्जी अब परेशान नहीं हो, मिल लेना, बच्ची है बहुत परेशान हो गई है। उनकी नाराजगी जो प्रणति से थी खत्म नहीं हुई थी, पर उसको परेशान देखकर वो उसकी माँ को समझा रही थी। खाना खाने का मन नहीं था पर वो भूखी थी। जिद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। अवयुक्त ने प्लेट रखकर कहा, खा लो, पहले कुछ घंटे बाद चलना। आपने खाया? उसने जवाब दिया। वो प्लेट देखती रही, फिर उसने जाते हुए अवयुक्त को देखकर धीरे से कहा, रुक जाइए, खा लीजिए फिर चले जाना।
अभियुक्त ने पलटकर उसे देखा। ये परवाह नहीं थी, महज में एहसान चुकाने का तरीका था शायद जो वो समझता था। मैं खा चुका हूँ, अभी गए थे, बैठ जाइए प्लीज। इस बार उसने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा। उन दोनों के बीच कभी इस तरह बात हुई ही नहीं, इसलिए दोनों के लिए ही अजीब था। अपनी दी के अलावा उसे इस तरह किसी के साथ खाने की आदत भी नहीं थी। उसने वो हाथ देखा जो प्रणति ने पकड़ रखा था। ये एक अलग एहसास था उसके लिए जो इस समय उसे महसूस हुआ। वो उसके बराबर में आकर बैठ गया ताकि वो भी कुछ तो खा ले। कावेरी जी के साथ रजनी जी रसोई में थी। उन्होंने डब्बा पैक करके कहा, भाभी हम जाकर देकर आते हैं प्रणति को, पर एक बार आप बात करिए भाई साहब से। इस तरह से बात करके वो रिश्ते और खराब कर रहे हैं। आपकी बात सुनते हैं, आप ही समझाइए। वो बाहर निकल गई। लंच का बड़ा डब्बा लिए वो नीचे आ रही प्रणति को देखकर बोली, बेटा ये खाना तैयार कर दिया है, आप लेकर जाइएगा सबके लिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है चाची, उसने झिझकते हुए कहा। जैसा माहौल और रवैया था उसके बाद वो यही जवाब देगी इसका अंदाजा उनको था। उन्होंने उसके गाल को छूकर एकदम प्यार से कहा, भाई साहब और अभियुक्त के बीच लगा रहता है, आप इस बात को लेकर इतना मत सोचिए। बेटा हम और माँ जी आपकी माँ से मिलने आना चाह रहे थे, पर इस समय उनकी हालत नहीं ठीक तो ढंग से मिलना नहीं हो पाएगा। हम सब आएंगे, ये आप लेकर जाइए, अस्पताल में ढंग से खाना पीना नहीं हो पाता। रजनी जी का रवैया इतना नर्म था कि वो मना नहीं कर पाए। पीछे आ रहे अभियुक्त ने कहा, चाची आपको कल लेकर चलूंगा मैं, अभी मैं वापस नहीं आऊंगा तो दिक्कत होगी। हाँ ठीक है बेटा, रजनी जी ने जवाब दिया। वो दोनों अब वहां से निकल गए। अदिति ये सारा नजारा अपने कमरे के बाहर से देख रही थी। उसने मुंह बनाए हुए कहा, ये मेरी सासू माँ भी कम नहीं है, उनको भी नौकरों वाली आदत लगी है। अभियुक्त के साथ गाड़ी में बैठी प्रणति की नजर उस पर आए। अगर उसने उसे कभी भी किसी से नॉर्मल होकर बात करते देखा तो वो उसकी बहन और रजनी जी ही थी। आप बता दीजिएगा हमें कितना खर्चा लगा, हम धीरे धीरे वापस कर देंगे, उसने आहिस्ता से कहा। जो सुनकर अभियुक्त ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। एक नजर उस पर डालकर उसने सामने कर ली। अभियुक्त ने कुछ नहीं कहा, पर उसने ही कहा, इस तरह से अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सही थी। आप वो बोलते बोलते रुक गई जब अभियुक्त ने तिरछी नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। वो अब पूरी तरह से चुप हो गई। भाग 99। आप बता दीजिएगा हमें कितना खर्चा लगा, हम धीरे धीरे वापस कर देंगे, उसने आहिस्ता से कहा। जो सुनकर अभियुक्त ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। एक नजर उस पर डालकर उसने सामने कर ली। अभियुक्त ने कुछ नहीं कहा, पर उसने ही कहा, इस तरह से अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात सही थी। आप वो बोलते बोलते रुक गई जब अभियुक्त ने तिरछी नजरों से उसे देखना शुरू कर दिया। वो अब पूरी तरह से चुप हो गई। मेरे और उनके बीच की बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसने सपाट से अंदाज में कहा, और वो एक बार फिर से सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा। प्रणति भी पूरी तरह से चुप हो गई। वो वैसे भी उन लोगों के मैटर में बोलना तक नहीं चाहती थी, फिर उन दोनों बाप बेटे की तो बात ही अलग थी। हॉस्पिटल पहुंचे तो राजेश जी बाहर ही नजर आ गए। मामा को देखकर वो उनके पास आए। माँ को होश आया है ना? हाँ जाओ मिल लेना, राजेश जी ने उसका गल छूकर प्यार से कहा। वो फौरन आगे बढ़ गई। समझ गई थी अगर राजेश जी ने कहा तो सीमा जी ने जरूर उसकी माँ से बात की होगी, वो उनसे मिल सकती थी। ये सोचकर भी वो फौरन तेज कदमों से वहां से अंदर गई। अभियुक्त रुका हुआ था। राजेश जी उसके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो आपने किया हमारे लिए एक एहसान ही है जो पता नहीं चुका पाएंगे या नहीं, पर आपसे हमें पूछना था इलाज और डॉक्टर में कितना। आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता था, मैंने किया, ये कोई एहसान नहीं है। प्रणति की माँ के लिए कुछ करना जिम्मेदारी थी, एहसान नहीं। कोई जरूरत हो आप कह सकते हैं, उसने उनकी बात को पूरी होने से पहले ही कहा। राजेश जी चुप हो गए। जानते थे उसको रकम लौटना मुश्किल होगा, पर जो बात उसने कही उसमें एक अपनापन था। अभियुक्त के लिए जो गलत राय मन में थी वो निकल गई। प्रणति जब अंदर आई सीमा जी के साथ साथ वहां उषा जी के पास आर्यमन और उर्वी दोनों थे। वो ठिठक सी गई। आ गई आप? देखिए अब ठीक है आपकी माँ, उर्वी ने प्यार से कहा। वो उसके पास आए तो वहीं प्रणति की नजर अपनी माँ पर आई। हल्की सी नमी आंखों में आने लगी। उर्वी ने उसके आंसुओं को पोंछा। प्रणति ठीक है आंटी, आर्यमन ने कहा। वो भावुक सी अपनी माँ के पास आ गई। उषा जी ने धीरे से पलके झपकाए। ठीक है हम। उनके शब्द कानों में पड़ते ही उसे जैसे अजीब सी राहत मिल गई। आर्यमन और उर्दी अब वहां से जाने लगे। हम फिर आएंगे, अपना ख्याल रखिएगा आंटी। आप ठीक हो जाए, बाकी सारी बातें बाद में फुर्सत से करेंगे, पर अभी के लिए इतना जरूर कहेंगे, हमारे अभी आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। आर्यमन ने ये सुनकर प्रणति की तरफ देखा। उषा जी भी बेटी की ओर देखने लगी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उन दोनों के जाते ही यहाँ पर अब सीमा जी, उषा जी और प्रणति थे।
सीमा जी ने पूछा, बोलेगी कुछ? मामी हमें माफ कर दीजिए। सॉरी, हम ये सब नहीं चाहते थे, बस हालात ऐसे हो गए, उसने धीरे से कहा, जिस पर उषा जी और सीमा जी एक दूसरे को देखती हुई चुप रही। यशवर्धन जी बेटे की बातों से अच्छा खासा तपे हुए थे। कमरे में चहलकदमी करते हुए उसकी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। बदतमीज हो गया है, वो खुद में ही बोले तो कमरे में आती कावेरी जी ने कहा, आपने शुरुआत की थी तभी उन्होंने कहा, मौका और हालात देखकर तो बात किया करिए। कावेरी जी की बात सुनकर उन्होंने लंबी सांस ली। जितना वो बच्चे पूछते नहीं उतना आपको परवाह रहती है। पति की बात सुनकर चेहरे पर मायूसी आई, गलती भी तो हमारी ही है, उनका नफरत करना गलत नहीं। यशवर्धन जी ये सुनकर चुप से हो गए। कावेरी जी ने कुछ सेकंड के बाद फिर से कहा, ख्याल करिए, घर की बहू है, उनकी इज्जत करेंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। वैसे भी बेटा नाराज है, कुछ सोचिए। बात सोचने की नहीं है कावेरी, वो लड़की हमारे खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। यशवर्धन जी अपने ही अंदाज में बोले, जिस पर कावेरी जी ने ठहरी हुई आवाज में कहा, जब खुद पर आई थी तब सोचा था आपने। यशवर्धन जी उनकी आंखों में देखते चुप से हो गए। कावेरी जी ने एक बार फिर से कहा, हमारी गलती उनके मन की नफरत को कभी काम नहीं होने देगी। कम से कम जितना शांत रह सकते हैं कोशिश करिए, बेमतलब का गुस्सा मत किया करें। और वाकई एक वो थी जिसके आगे वो चुप हो जाते। अब भी पत्नी की बात मानकर कुछ नहीं कहा। आर्यमन के साथ उर्वी घर जा रही थी। गाड़ी में खामोशी पसरी थी जो उसने अब तोड़ी। प्रणति के घर वाले कितने अच्छे हैं, इसलिए कहते हैं अगर रिश्तों में अपनापन हो तो सब मुश्किल हालत संभल जाते हैं। मामी जी कितनी अच्छी है, हम बहुत अच्छे लोग हैं। प्रणति अक्सर यही अपनी मामी के पास रही है। बहुत छोटी उम्र में उनके पापा की डेथ हो गई थी, तभी माँ के लिए और डर रही थी। अफसोस से आर्यमन बोला, जो सुनकर उर्वी को अपने हालात याद आने लगे। उसने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, माँ और पिता में यही फर्क होता है शायद। आर्यमन ने ये सुनकर गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा, सबके हालात अलग होते हैं उर्वी जी, बस कभी कभी लगता है बुरा, खासकर जब अपने भाई को तड़पता देखते हैं। प्रणति की माँ के लिए वो आगे आए क्योंकि बहुत कुछ झेला है। जो भी हो बस ईश्वर करे उनको अब खुशी मिले, दोनों साथ में खुश रहे। आर्यमन ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गया। अभियुक्त और प्रणति का ये रिश्ता सामान्य नहीं था जो उसने महसूस भी किया था। देर रात वो पानी लेने के लिए बाहर आए तो कॉरिडोर में उसे देखकर चौंकी। प्रणति खुद आज रुकी थी, उसे लगा अभियुक्त उसे छोड़कर जा चुका था, पर वो अब भी यही था, ये देखकर हैरान थी। अभियुक्त जिसका ध्यान अपने फोन पर था उसने नजर उठाए, कुछ चाहिए? प्रणति अब भी नासमझी से उसे ही देख रही थी। भाग 100। देर रात वो पानी लेने के लिए बाहर आए तो कॉरिडोर में उसे देखकर चौंकी। प्रणति खुद आज रुकी थी, उसे लगा अभियुक्त उसे छोड़कर जा चुका था, पर वो अब भी यही था, ये देखकर हैरान थी। अभियुक्त जिसका ध्यान अपने फोन पर था उसने नजर उठाए, कुछ चाहिए? प्रणति अब भी नासमझी से उसे ही देख रही थी। आप गए नहीं? उसके मुंह से निकला। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अभियुक्त अब भी यहाँ होगा। उसने खास जवाब नहीं दिया। कुछ चाहिए तुम्हें? उसने पूछा तो वो धीरे से बोली, पानी हम लेकर आ रहा हूँ। वो उठकर वहां से निकल गया। प्रणति उसे अपना कुछ भी समझती थी और उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता भी नहीं था जैसा सामान्य पति पत्नी के बीच होता था, पर उसके बाद भी वो उसके साथ खड़ा था, ये बहुत बड़ी बात थी। शादी और सारी बातें दिमाग से गई नहीं थी, लेकिन ये जो उसकी अलग छवि नजर आ रही थी उसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल था। प्रणति इस बारे में सोचती हुई बैठी थी जब अभियुक्त वापस आया। उसने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। प्रणति ने पानी पिया। थोड़ी दूरी बनाकर अभियुक्त बैठा। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद खामोशी तोड़ते हुए उसने कहा, तुम्हारी माँ की कंडीशन ठीक हो रही है, डॉक्टर से बात की मैंने। डिस्चार्ज में वक्त लगेगा पर एटलीस्ट वो ठीक हो रही है। उसको तो ये सुनकर लगा जैसे राहत सी ही मिल गई। उसने आहिस्ता से कहा, थैंक यू। अभियुक्त सोच में था। जिस तरह से उसने उसे शादी के लिए बेबस किया, उसे जबरदस्ती मंडप में बैठाया, वो सारी बातें याद करके अफसोस हुआ और काफी देर बाद उसने कहा, आई एम सॉरी। तुम वहां थी, प्रीति नहीं थी और अदिति भाभी की बातें। आई एम सॉरी। प्रणति चुप सी हो गई। इस बात का जवाब नहीं दे सकती थी, वो नहीं कह सकती थी उसने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने उसे माफ नहीं किया था। वो आज एक सहारा बना था, वो उसकी एहसानमंद थी, पर जिस तरह से उसने शादी की उसके लिए उसने से माफी नहीं दी थी। आपने क्यों किया? हमने आपसे मदद नहीं मांगी फिर भी, जबकि आप हमें और हम आपको बेहद नापसंद करते हैं। उसने धीरे से कहा। सच में उसे इस बात में परेशान करके रख दिया था, आखिर क्यों अभियुक्त उसकी मदद कर रहा था? क्यों वो उसके लिए ये सब कर रहा था? अभियुक्त ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। मेरी पसंद नापसंद किसी की मां की जान से जरूरी नहीं है। उसके इस जवाब में प्रणति को एक बार फिर खामोश कर दिया था।
वो माँ को लेकर इतना भावुक क्यों था ये वो जानती थी। उसे फिलहाल उस पर तरस आया। आप गए नहीं? आप चले जाइए, प्रणति ने धीमी आवाज में कहा, जिस पर अभियुक्त ने गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से उसे देखा तो वो चुप हो गई। वो एक बार फिर से सामने देखने लगा। अंदर जगह है और काउच पर कंफर्टेबल है, वहां ही वेट कर लीजिएगा, चलिए। वो जो अब अंदर जाने लगी थी उसने कहा। जाने क्यों वो बोल गई, फिर अजीब भी लगा। अभियुक्त उसके पीछे अंदर आया क्योंकि वाकई अब वो थक गया था। उषा जी सो रही थी, उनको एक नज़र देखा और काउच पर आकर बैठ गया। अब तक प्रणति बहुत सहज थी, उसके आने से जरा सा हिचकिचा गई, पर अब उसे आदत हो गई थी उसके साथ रूम शेयर करने की, तो कुछ सेकंड में ही वो कंफर्टेबल हो गई। बैठ जाओ आराम से, यहाँ स्टूल पर बैठे बैठे परेशान हो जाओगी। काफी वक्त गुजरा और वो अब भी स्टूल पर बैठी थी, जो देखकर अभियुक्त ने कहा। कुछ सेकंड बाद वो आकर उसके बराबर में बैठ गई। बेहद ही शांति थी कमरे में। अपनी माँ को देखती प्रणति ने धीरे से खोए हुए अंदाज में कहा, हमें अगर मौका मिलता और हम किसी की तकदीर लिख सकते तो हम सबसे पहले अपनी माँ की तकदीर लिखते। जो तकलीफ, जो दर्द उनके हिस्से आया है वो उतना सहना डिजर्व नहीं करती थी। किसी को चाहना, वफादार होना क्या होता है बहुत करीब से देखा हमने। पापा के साथ बहुत कम जिंदगी मिली, पर उन्होंने कभी किसी का ख्याल नहीं किया। हम कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। उसके मन का जो अफसोस था वो बाहर निकला, फिर एकदम ही ख्याल आया अभियुक्त यहाँ था। वो चुप सी हो गई और अभियुक्त उसकी बात सुनकर बेहद ही शांत नजरों से देखता रहा। तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? अभियुक्त ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मामा, मामी, भैया, जीवा और माँ। पापा के साइड के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनकी शादी को, हम कभी मिले नहीं, फिर पापा की डेथ के बाद तो माँ को दोष देकर वैसे भी कोई नहीं मिला। कितना अजीब है, जो सच में कारण होता है उन्हें कोई ब्लेम नहीं करता, शायद यही डिफरेंस है आदमी और औरत में। उसने संजीदगी से कहा। प्रणति समझ रही थी वो किस बारे में बात कर रहा था। वो इतनी बुरी लगती नहीं है जितना आपकी बातों से लगता है, उसने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर अभियुक्त ने उसकी तरफ देखा, फिर तंज से मुस्कुरा दिया, किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। प्रणति चुप हो गई। अभियुक्त की आंखों में अजीब सा दर्द कभी कभी झलक उठता, जब भी माँ की बात आती थी वो उसे सबसे अलग पाती। सुबह की दस्तक हो गई थी। उषा जी की आंख खुली, नज उनको इंजेक्शन दे रही थी तो उन्होंने पूछा, हमारी बेटी? तभी नजर सामने गई, वो चुप सी हो गई। अभियुक्त और प्रणति सामने थे, वो उसके कंधे पर सिर टिकाए सो रही थी। नींद में ही अभियुक्त की बाह ने उसे थाम रखा था। नज हल्का सा मुस्कुरा दी, आपके दामाद बहुत अच्छे हैं, जब से आप यहाँ हैं वो भी आपकी बेटी के साथ यही है, उसने धीरे से कहा, जो सुनकर उषा जी को एक राहत सी मिली। उसी पल दरवाजा खुला और सीमा जी अंदर आई। बुआ। जीवा की आवाज सुनकर अभियुक्त की आंख एकदम ही खुली।